बट वो चैप्टर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम चैप्टर है, जिसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी और मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरा उस चैप्टर से। हाँ, बट इस बात का दुख होता है मुझे कि कांग्रेस ने शहजाद जैसे व्यक्ति को खोया है। देखिए, बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी बन गई है नहीं, कांग्रेस। पहला मेरा कानून होगा, सबसे पहला ऑर्डिनेंस मैं पास करूंगा जिस दिन शपथ लिया, 2 घंटे में कैबिनेट में पास करूंगा कि 50% बाबूस कट। हाउ विल यू रन द गवर्नमेंट? ये देश के नए मालिक बाबू है क्या? ये आज की कांग्रेस पार्टी में अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है बोलते नहीं भाई लेफ्ट ही खेलो भाई, वो राइट वाला नहीं चाहिए अपने को। लेकिन अगर नोएडा का एसएचओ ने सुशील को फोन किया, भाई 4 कमरे दे, आपकी हिम्मत है मना करने की? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लक्ष्य है देश को। 10-15 साल बीजेपी जीतेगी, फिर समय बदलेगा, मेरा समय आएगा, उसमें कोई दिक्कत मेरा समय में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू दैट विल नॉट बी कांग्रेस। बट पुलिस काम करे लॉ एंड ऑर्डर में, ना कि गरीब को परेशान करने में। टैक्स ले रही है लेकिन, हाँ, क्रिप्टो पे टैक्स है। बट लीगली स्पीकिंग भाई टैक्स लिया तो फिर लीगल है। नहीं, पर वो कह रहे कि लीगल नहीं है, ताकि अगर ईडी को सुशील को फंसाना हो तो फंसा सकते हैं। नेता के बच्चे गाड़ियां चढ़ा के निकल जाते हैं। एक हिंदू का बेटा भी और एक मुसलमान का बेटा भी, सबके एम सेम है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। मुझे किसी से डर नहीं लगता है कि सिक्योरिटी निकाल दो, फिर देखो कितना शेर बनता है। बिहार इलेक्शन की हवा बदल गई। पैसे से ऊपर इज्जत होती है यार। हिपोक्रेट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में क्या करेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलिस देख रहे हैं। इकोलिस के आज के एपिसोड में हम आज मिलाते हैं आपको हमारे भाई तहसीन पूनावाला जी से। एक तेज तर्रार वक्ता, वेंचर कैपिटलिस्ट, अनुभवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और कंसल्टेंट, बिना किसी लाग लपेट के भाई साहब नास्तिक भी हैं। तहसीन जी ने कभी सत्ता के सामने सच बोलने से परहेज नहीं किया। उनकी जिंदगी में जब वो बहुत बड़े परिवार में उनकी शादी हुई, उसके बाद लोगों ने उन्हें जज भी किया, बकवास भी हुई उनके पीठ पीछे, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमने उनके छोटे भाई शहजाद के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछे जो थोड़े अनकंफर्टेबल थे उनके लिए, पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से उनके जवाब दिए। उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो महात्मा गांधी जी के साथ हुआ रहते थे, उनके बारे में हमने प्रश्न पूछे, उसके भी उन्होंने बहुत अच्छे और सारगर्भित जवाब दिए। बेस्ट ये रहा कि वो फ्यूचर की बात कर रहे थे कि अगर वो फ्यूचर के लीडर बन जाते हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो भारत को बदलना चाहते हैं। आइए मिलते हैं तहसीन पूनावाला जी से। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में इतने फ्रेंड्स कैसे हैं आपके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मैं आपके शो में मिल रहा हूँ आपको सुशील जी। देखिए, मैं मानता हूँ ऑनेस्टली, जो एक हमारे देश के अंदर जो एक डिवाइड हो चुका है वो अब ख़त्म होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक सेतु बनूँ दोनों डिवाइड के बीच में, और मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं लोगों से, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बहुत चीज़ों से इत्तेफाक ना रखो, वो भी अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आपका किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद मुद्दों पर होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत बातों पे मतभेद होगा तो जैसे वाजपेयी जी ने कहा फिर मनभेद होता है, तो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आई फॉलो दैट कंप्लीटली जो वाजपेयी जी ने कहा था, एंड दैट टू मी इज इंपॉर्टेंट। कि यार देखिए सुशील जी, नाउ व्हेन आई मीट यू, यू आर अ लॉजिकल पर्सन, एंड मोस्ट पीपल, चाहे आपके जो ये पॉडकास्ट में लोग हैं, आपके टीम में जो लोग हैं, मोस्ट पीपल, आप चाहे कांग्रेस को वोट करो, बीजेपी को वोट करो, राइट को करो, लेफ्ट को, अधिकतर लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनका परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो, बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो, आसपास उनका घर बेहतर हो। तो अगर 90% हमारा मकसद एक ही हो, तो छोटी चीज़ों पे क्यों हमें लड़ाई करना है? मैं मोदी जी के लिए आपको मारूंगा, मैं राहुल जी के लिए मारूंगा, क्या मतलब है? आप आर्ग्यू करो ना कि मोदी जी की पॉलिसी में अग्री करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, राहुल जी की इस बात से मैं को अग्री नहीं करता हूँ, इनसे अग्री करता हूँ, दैट्स फाइन। लड़ाई क्यों करनी है व्यक्तिगत? आई डोंट गेट मैं दैट। बताता हूँ आपको हुआ क्या होता क्या है। यू गो इनसाइड अ कोर्ट, राइट? यू बीट अ लॉयर एंड देन यू ज्वाइन अ पार्टी। करेक्ट। दैट बिकम्स अ मोडस ऑपरेंडी हो गया है कि भैया पीटोगे, नाम होगा, पार्टी में जगह मिल जाएगी। जब पॉलिटिकल पार्टी जैसे लोगों को लेना बंद करेंगे, मुझे लगता है तभी ये खत्म होगा। अदरवाइज मैं आपको एग्जैक्टली पता मैं किस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि एक महापुरुष आए, उन्होंने गया कि कोर्ट के अंदर एक बेचारे लॉयर को, आई डोंट अग्री विद दैट लॉयर एट ऑल, आई डोंट लाइक हिम एज वेल, पर वो गलत है कि आप उसे पीटा आपने बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे और आपका वो वीडियो वायरल हुआ, अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब व्यक्तिगत फायदा है तो मतभेद और मनभेद दोनों ही होगा ना। मेरा तो व्यक्तिगत चल रहा है सारा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमें एक नया भारत बनाना है,
और एक न्यू इंडिया के अंदर क्या चीज़ है भारत के लिए ज़रूरी, मैं अपने आप को उस नज़रिए से देखता हूँ। मैं मेरे देश को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ देश को बदलने के लिए, देश को चेंज करने के लिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि देश को मैं तभी चेंज कर पाऊंगा जब ये जो डिवाइड है उसको मैं ब्रिज कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी जो एम्स है इस देश को लेकर वो बहुत साधारण एम है। मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को एक बेहतर ज़िंदगी मिले, उसकी एक कॉमन डेफिनेशन हो, तो उसमें मतभेद और मनभेद होने का सवाल ही नहीं आता है। ये हमें लाता है इस मुद्दे पे सर कि आपका अपना रियल ब्रदर इज इन ऑपोजिशन पार्टी, उनके साथ इज इन गवर्नमेंट। अच्छा मैं ऑपोजिशन में हूँ, क्षमा कीजिएगा, यू आर इन ऑपोजिशन पार्टी, सत्ताधीश है मेरी वो। ऑपोजिशन में है वो। आप ऑपोजिशन में, वो सत्ताधीश है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके आपके भाई ही ऑपोजिशन सत्ता में है, तो आपको नहीं फील होता कि यार मतलब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इधर ही नहीं पूरा हो पा रहा है? मतलब मेरे, क्योंकि कई बार उन्होंने कई जगह स्टेटमेंट दिए हैं। एक बार तो एक बहुत बड़ी पत्रकार है, महिला पत्रकार है, जो बहुत अजीब सी मतलब दिखती हैं, उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत ही नहीं होती और मैं बात बस सच नहीं। कहा उन्होंने, हमारी बातचीत नहीं होती। अच्छा, पर वो ठीक है, हम इसलिए बातचीत नहीं करते क्योंकि बट अगर यू आर सच अ स्वीट गाय यार, क्या बातचीत नहीं होती? सगे भाई हैं। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बातचीत इसलिए नहीं होती कि अगर बातचीत हो तो दे विल बी अ डिवीजन। तो डिवीजन ना हो, वो लड़ाई ना हो, उससे हम कह के हम शांति से रहे। वो आगे जाए लाइफ में, मैं आगे जाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ जिस मुकाम पे वो पहुँचा है, जहाँ पर वो पहुँचा। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई वॉन्ट हिम टू प्रोग्रेस मोर। मैं चाहता हूँ कि वो और भी तरक्की करे। और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन या 3 सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन में से उसको गिना जाता है। एक है सुधांशु जी, एक है संबित पात्रा। अभी संबित पात्रा इतने डिबेट्स करते नहीं है। और एक है शहजाद। और जेन्युइनली सच अ गुड स्पोक्स पर्सन। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हिम। मुझे सब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि सुधांशु जी के बाद तो शहजाद भाई हैं, क्योंकि जब Correct. जब डिबेट चल रही होती है तो ही नोज कि वेयर टू हिट एंड वेयर इट विल हर्ट सामने वाले को, क्योंकि ये पता होना कि कहाँ हर्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको True. पता होता है। हाँ हाँ ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। हाँ हाँ हाँ। मैं बट आई हैव जेन्युइनली लर्नड दिस फ्रॉम यू ओनली। नहीं नहीं, मैं क्या सिखाऊंगा उसके खुद टैलेंट। देखो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, आप किसी को हेल्प कर सकते हो, अंत में उसी का टैलेंट है। टैलेंट मेरा उसमें क्या है? मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो मेरे माँ बाप का है। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? आई कुड हैव ओनली गिवन हिम द रोड एंड मेड द रोड स्लाइटली ईजियर फॉर हिम। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। हाँ, बट इस बात का दुख होता है मुझे कि कांग्रेस ने शहजाद जैसे व्यक्ति को खोया है। चाहे शहजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ऐसे लोगों को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में, बहुत क्लियर हूँ। ये टैलेंटेड लोग हैं, इस देश का भविष्य है। आज आपको हिमंता जैसा सीएम नहीं मिलेगा आसाम में। पर आपको नहीं लगता बीजेपी की हिपोक्रेसी की ऑपोजिशन से आए बंदे वो तो उसे सीएम बना हिपोक्रेटिक दिया? पार्टी है। बीजेपी में कांग्रेस मैं उनके विरोध। देखिए, बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी बन गई है नहीं कांग्रेस। अब बीजेपी में भी कौन सा, जिन चीज़ों पे बीजेपी कहती थी वी वर पार्टी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं रहा है। एंड बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, जिसके कारण मुझे लगता है बीजेपी की सरकार को मैं गिराऊंगा जब मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स में होगा, वो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। बीजेपी इज एज लेफ्ट इन इकोनॉमिक्स एज एनीबडी एल्स। सोशलिस्ट टाइप का। कंप्लीटली। हाँ हाँ। क्या किया? और जो रिफॉर्म्स है, जो इन 10 सालों में रिफॉर्म्स और होनी चाहिए थे भारत में, वो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे काम नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं कहूँगा तो टोल शुरू हो गए, ये हुआ है, वो हुआ है, जीएसटी हुआ है। पर जब तक हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला, जीएसटी में एक्सटॉर्शन चल रहा था। आज भी जीएसटी में एक्सटॉर्शन चल रहा है। आप किसी भी बिजनेसमैन को बोल दो, बिजनेसमैन की वो बहुत डर लगता है बोलने में, लेकिन जीएसटी एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया सरकार का। क्रिमिनलाइज कर दिया जीएसटी को। टैक्स टेररिज्म चल रहा है हमारे देश में। कस्टम्स को देख लो, आपको क्लियरेंसेज नहीं मिलते। अब आपने पढ़ा होगा, एक बियर कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जेन्युइन स्टार्टअप थी, इतना बढ़िया कर रही थी। उसको आईपीओ निकालना था तो उसने उसके नाम से प्राइवेट लिमिटेड निकाला, प्राइवेट निकाला, तो पूरा उसको इतना कंप्लायंस रेगुलेशंस आ गया कि वो कंपनी बंद होने के उस पर आ गई, जिसका आईपीओ निकलने वाला था। तो ये जो बाबूगिरी है, ये बड़े है भाजपा में। ये जो बाबू का जोर है, ये बड़ा है भाजपा में। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि देश ऑफिसर्स नहीं चलाएंगे, देश पॉलिटिशियंस चलाने चाहिए। तो ना खाऊंगा ना खाने को दूंगा के डायलॉग तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन, मतलब मुझे लग रहा है कि फ्रॉम अ होम गार्ड, कांस्टेबल से शुरू होकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक करप्शन इज एवरीवेयर। और बड़ा है, बढ़ा भी है 10 साल में 10 साल में। खत्म नहीं हुआ है। इस बार तो ऐसा करप्शन हो रहा है, इस बार जो 2024 के बाद जो सत्ता आई है, ऐसा लग रहा है पता है जा रही है। हाँ, मतलब ऐसी फीलिंग आती है, इतना करप्शन क्यों होता है, सवालों पता है जा निर्मला रही जी है। देखेगी तो उनके बाबू लोग आ जाएंगे। हाँ। बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, करप्शन हैज़ गॉन अप। देखिए, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, और जो मेरा पहला, जब मैं सरकार में होगा, पहला मेरा रूल, पहला मेरा कानून होगा, सबसे पहला ऑर्डिनेंस मैं पास करूँगा, जिस दिन शपथ लिया 2 घंटे में कैबिनेट में पास करूँगा कि 50% बाबूस कट। ये हाउ विल यू रन द गवर्नमेंट देन? इनसे थोड़ी चला होगा। कितने बाबू बैठे ऑफिस के अंदर, वैसे ही उनके बिना चलती है। सैलरी दे दूंगा, क्रांतिकारी बात कर दिया। 100% करूँगा। कैसे होगा मतलब? जाए कोर्ट, मुझे कोर्ट प्लान में भी बताइए। 50% का डे 1,
और उसका मैट्रिक्स होगा एआई से देश, एआई होगा 50% बाबू कम होगा, ब्यूरोक्रेसी विल सुधर जाएगा। आप देखिए आज क्या होता है, आपको अगर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, आपकी फाइल इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, आज बाबू ने आया क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी है, दूसरे बाबू फिर वो एक हफ्ते के बाद दूसरे टेबल पे गया, आज उसके घर पर कोई उसकी माता जी या पिताजी या अंकल जी या गांव का कोई पड़ोसी बीमार है, फिर कोई और डिपार्टमेंट में गया, सब जगह पे पैसे दो, सब जगह पे पैसे खिलाओ, आपको दे ट्रीट यू लाइक अ सर्वेंट, आपको ऑफिस के बाहर खड़े रखते हैं, लाइन में खड़े रखते हैं, लंच टाइम में चले जाते हैं। क्या मतलब है? ये देश के नए मालिक बाबू है क्या? देखिए, आई एम नॉट सेइंग ऑफिसर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, बट ये अधिकतर ये जो बना है कि ये लोग यहाँ बैठे हमारा खून चूसने के लिए बंद होना चाहिए। इनको आप 50% कम करो, इनकी सैलरी बचेगी, वो काम आप वेलफेयर के अंदर लगा सकते हैं, फास्टर होगा काम। भाई मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हम नोएडा में, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपकी बिल्डिंग जाती है 100 डिपार्टमेंट की तरह, और उसके बाद भी लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए होता है क्योंकि सब पैसे खाते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन। आप इस सिस्टम को चेंज कर दो, आप बोलो कि भाई जैसे सीए ने एक एफिडेविट दे दिया कि आपका रिटर्न सीए का सिग्नेचर होता है, सीए इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज फाइल्ड। आर्किटेक्ट ने जो आपकी ये बिल्डिंग डिजाइन की, ही इज गिवन एन अंडरटेकिंग कि आई हैव डिजाइन दिस बिल्डिंग, देयर आर इट इज एज पर द नॉर्म्स, नाउ द आर्किटेक्ट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। You've eliminated everybody. De facto, you get a license, and the architect will not do corruption because if something goes wrong, architect is held responsible. अब de facto ये कर दो. Why does the building? आप डस्ट उसमें क्या क्यों जा रहे हो? अब वो डस्ट डिपार्टमेंट का आपने वो कम कर दिया, फाइल का काम कम कर दिया, बिल्डिंग फास्टर कंस्ट्रक्ट हो गई, बिल्डिंग फास्टर कंस्ट्रक्ट होगी तो आपके इंटरेस्ट के पैसे बच गए, तो रेट्स कम हो गए, रेट्स कम हो गए तो और लोग घर खरीद सकते। इट इज़ अ कंप्लीट चेन इफेक्ट। हो क्या रहा है आज? देखिए नोएडा को देखिए, गुरुग्राम को देखिए, मुंबई को देखिए, पुणे को देखिए, बैंगलोर को देखिए, मैं बड़े सिटीज़, हैदराबाद, यहाँ पर जो रियल एस्टेट का रेट है, फॉर आर्ग्यूमेंट से हम नोएडा और गुरुग्राम और मुंबई ले लेते हैं, इट इज़ ऑन पार विद द बेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, चाहे लंदन हो, पेरिस हो, आपका अमेरिका, इवन मोर। पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सुशील भाई, अगर मैं आपकी इस बिल्डिंग के बाहर आया और भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो जाए, एक गाड़ी ने मुझे मारी है कुछ, क्या मुझे एक सरकारी अस्पताल में ले जाने को 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी? और शायद मुझे आपको या किसी को फ़ोन करते प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। जी जी। तो ये क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है? मैं पैसे दे रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह, सर्विसेज मिल रहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह। अच्छा, इसमें बिल्डर की भी गलती नहीं, क्योंकि बिल्डर को इतने लोगों को पैसा खिलाना इस बिल्डिंग को खड़े करने के लिए कि वो रेट्स अपने आप बढ़ते, क्योंकि बिल्डर तो अपनी जेब से डालेगा नहीं, ही विल टेक इट अल्टीमेटली फ्रॉम द कंज्यूमर। इफ आई कट ऑफ ऑल द मिडल मैन, जो मेरा एम है, आर्किटेक्ट है सुशील का, आर्किटेक्ट तहसीन ने सर्टिफाई किया दिस बिल्डिंग इज एज पर योर नॉर्म्स, एंड नॉर्म्स मस्ट बी लॉजिकल, क्योंकि हमारे नॉर्म्स भी माशाल्लाह ऐसे बनाए इन्होंने ताकि उसमें आपको करप्शन करना पड़े, तो you have to define it obviously. So now I am an architect, I say Sushil's constructed this building as per the norms, if something's wrong I am responsible, so I will not allow you to be corrupt and do corner cutting at the same time, because आपको इतने लोगों को पैसे नहीं खिलाने, the cost will come down. ट्रू। It is as simple a solution as that. पर मुझे एक बात बताइए ना, करप्शन के मामले में जो आप कह रहे हैं कि ये लोग हैं, पर 2014 से पहले पिछली सरकार इतनी ज़्यादा करप्शन पे ही तो चली गई सरकार। हाँ, तो अगर आप कांग्रेस से, यू ऑफिशियली से, आई एम नॉट अ ऑफिशियल मेंबर ऑफ कांग्रेस, Not. बट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद देयर आइडियोलॉजीज, आई थिंक 50-60%, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, नॉट लाइक 100%। the old Congress, अभी इस कांग्रेस में थोड़ा बहुत लेफ्ट हो गए, हाँ, नहीं ये लेफ्ट हो नहीं गया है, लेफ्ट ये मतलब ये बाई Left तरफ out ही है। ये अगर मुझे लगता Left out ही है है। आज की कांग्रेस पार्टी में अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है, बोलते हैं बाई लेफ्ट ही खेलो भाई, वो राइट वाला नहीं चाहिए अपने को। तो मुझे एक बात बताइए, करप्शन उनका भी तो बहुत ज्यादा, तभी तो इनको हटा के इनको लाया गया। हाँ देखिए, बट डोंट यू थिंक दैट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट डोंट यू थिंक दैट तहसीन भाई आप जैसा आदमी थे जो पॉलिटिक्स में था ही नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, जोड़ तोड़ करता आ रहा है पूरी 40 साल से, why do you expect he will change? And it can be as big as the Prime Minister of India, but he was a politician. and कुर्सी बचाने की आदत है उसकी। let me say the other way, हाँ। जो कांग्रेस करप्ट थी उनके सब नेता को तो बीजेपी ले दी, तो आपका पॉइंट वहीं पर आ गया। देखिए, करप्शन को मिटाने के लिए हमें सेंसिबल पॉलिसीज चाहिए। आउटसाइडर्स चाहिए शायद। मैं आई डोंट अग्री विद आउटसाइडर्स चाहिए, मुझे लगता है कि इंडियंस कैन देमसेल्व्स, इंडियंस बाय नेचर नॉट करप्ट, अनलाइक द जो एक्सेप्शन लोग बनाते हैं। हम करप्ट क्यों है, कभी हम इसके डेप्थ में गए, मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता, बट हम करप्ट इसलिए है सुशील भाई कि हमारे पास देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, तो क्योंकि हमें खुद के लिए फेंड करना होगा, हमें निजी अस्पताल में जाना होगा, वहाँ इतना खर्च होगा। एक उदाहरण देता हूँ, या कोई चीज़ हो जाए, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, आपको पैसे बचा कर रखने होते हैं ताकि बुरे समय में आपका काम हो। दूसरे देशों में आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, जैसे आप अमेरिका गए हो, आप कहीं आप विदेश गए हो, तो द गवर्नमेंट, क्योंकि आप टैक्स देते हो, टैक्स रेट भारत में उतना ही है, बट क्योंकि आप टैक्स देते हो वहाँ पर द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक केयर ऑफ यू। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक 5 स्टार होटल बना दीजिए,
एक 5 स्टार होटल बनाने में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में 500-600 करोड़ लग जाएगा। फिर जो होटल का ओनर है वो ऑब्वियसली 30-35% टैक्स ब्रैकेट में होगा, 18% जीएसटी, 50% और बाकी सारी जो टैक्स है 50% सरकार को देने के बाद, सरकार तो आपकी 50% की पार्टनर होगी। एक छोटा सा एसएचओ, मैं छोटा उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं छोटा सा मतलब पद वाइज किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, या एक कांस्टेबल या एक एक्साइज का एन ऑफिसर आपके होटल को बंद करवा सकते हैं। तो जब सरकार आपकी 50% पार्टनर है, वो आपकी मदद क्यों नहीं करते? उदाहरण के तौर पे मान लो नोएडा में आपने 5 स्टार होटल खोल दिया या 4 स्टार होटल, आपने 400-500 करोड़ आपके लगा दिए, रिस्क सुशील का है। अब उस होटल में बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए सरकार 50% पार्टनर है, आप 50%, आपका टैक्स रेट 50% हो गया तो सरकार 50% पार्टनर है। लेकिन अगर नोएडा का एसएचओ ने सुशील को फ़ोन किया, भाई 4 कमरे दे, आपकी हिम्मत है मना करने को? ये अमेरिका में नहीं होता, ये यूरोप में नहीं होता। आपने आपका टैक्स ऑनेस्टली दिया है। पूरे बर्थडे मनाते हैं लोग, आई नो देम। मैं तो बहुत छोटी रूम की बात की। एक एसएचओ ने कॉल कर दिया, सुशील मेरे पड़ोसी के बेटे का बर्थडे, बैंक्वेट हॉल बुक करो। और बैंक्वेट हॉल में तहसीन का पेइंग वाला पार्टी रहेगा, सुशील कैंसिल करेगा, बोलेगा सर आप कल कर दो, एसएचओ को देना होगा या नहीं? वहाँ दिक्कत आती है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, प्रेसिडेंट भी आ गया, ओनर विल से सर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे रूल्स फॉलो होगे सर, आई विल रिस्पेक्ट द पोजीशन। दिस शुड नॉट हैपन। ये बाबू लोग करते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है इसमें, वाई इस, अगर भगवान ना करे, और होना भी नहीं चाहिए, पर भगवान ना करे कि किसी व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, उसके घर में कोई बीमार हो जाए, वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाता ट्रीटमेंट के लिए? ठीक उसी तरह उसके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते पढ़ाई के लिए? वो बेस्ट स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन चलाते तो वही सिस्टम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लक्ष्य देश को लेकर। एक तो और एक और थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं, जो ये टीवी की डिबेट्स होती हैं, इधर आप ही की पार्टी वाले लोग, अगर आपको कांग्रेसी माना जाए तो पानी फेंक दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, हैवंट यू सीन लाइक वो जो एक भंडारी है, कौन है लगा ना यूट्यूब पे, वन ऑफ द कांग्रेस गाइज गोज एंड उसके ऊपर लिटरली पानी डाल देता है उसके ऊपर। अभी रिसेंटली देख रहा था मैं। This guy is absolute communist, right? ये कम्युनिस्ट कांग्रेस में नहीं है। हाँ, कांग्रेस ही नहीं, कम्युनिस्ट है ये, क्षमा कीजिएगा। ये पानी उठाया और ये डाल दिया ओए! उसमें। ये देखिए, you haven't seen this? No. This is on your favorite show. You've been part of this show so many times. पर एक चीज़ आपको बोलूँ, हाँ, ये हो गया तो, और ये बंदा है, विवेक नाम है शायद इनका। हाँ विवेक, ये तो इतने ज़्यादा लेफ्टी हैं कि अपना दाहिने साइड का मतलब निकलवाना चाहते थे, लाइक रिमूव ऑल द राइट, पर उनको पता चला कि जो बचेगा वो उसमें भी एक राइट होगा, तो इसलिए नहीं फिर रहने देते। पर एक चीज़ बोलो, देखिए एंकर इज नाविका, हाँ, एंड आई लाइक नाविका लॉट। नाविका 30-35 साल से जर्नलिस्ट है, वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुई होगी, बिकॉज आपका जो भी व्यू पॉइंट हो सकता है, किसी एक आइडियोलॉजी या किसी एक उसके, एज एन एंकर, एज अ टीवी होस्ट, शी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, एंड दिस इज, शी विल बी वेरी अपसेट कि ये हुआ उसके शो के ऊपर, बिकॉज शी डजंट नीड दिस। तो मुझे एक बात बताइए ना, क्या पता किसी प्रोड्यूसर ने बोला कि तू बाउंड्री पुश कर दियो? नहीं, इसके कितने चांसेस हैं? इम्पॉसिबल। किसी टाइम्स बंदे ने नाउ में बोला? इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं टाइम्स नाउ में रोज़ जाता हूँ, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे जाता हूँ, यहाँ से भी मुझे टाइम्स नाउ में इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये हो सकता है कि उनका मतलब, ये हर चैनल का होता है कि जर्नलिस्ट के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज होती, बट आज तक कम से कम मेरे साथ किसी ने ये हिम्मत नहीं की है कि बोले कि आप ये करो वो करो। और सेकेंडली, जहाँ तक मैं नाविका को जानता हूँ, आई नो कि नाविका विल नॉट एंटरटेन इट। इसके बाद यहाँ पर जो आप कह रहे हो, अगर कुछ और चीज़ है इसके अंदर तो मुझे ही नहीं पता, बट नाविका एंड टाइम्स नाउ विल नॉट अलाउ इट, देयर प्लेटफॉर्म, दे डोंट लाइक इट। उनको ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं भाई, लोग वैसे ही देखते हैं, और ये चीज़ से क्या होगा, इससे रिडिकुल ही होगा। वो बेचारी 35 साल से जर्नलिस्ट इस है। पे कितना आए व्यूज? 21,000 ही आए यार, ये तो बहुत ही सैड है। 9 दिन पुराना वीडियो। मैं वही कह रहा हूँ, 21,000 views आए शी हैं। डजंट नीड इट। वो अच्छा, she got really upset, huh? Yeah, She's she very will. upset. Knowing She's her, very she will get upset. upset. She's very upset. I know her. She's angry actually. she's a great journalist. बहुत सारी स्टोरीज उसने ब्रेक की है, और she will not, she doesn't need this यार। Why does she need these two people to give her publicity? But ये लोग channel आएंगे, पे- ये लोग जाएंगे। नाविका देश की, और देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत लोग नाविका के बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं, मैं एक और चीज़ बताऊँ, शी इज़ दी ओनली वुमन एडिटर इन चीफ तो 2 चैनल चला रही है, इंग्लिश और हिंदी। अच्छा, शी इज़ ब्रोकन द ग्लास सीलिंग। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बहुत चीज़ों से अग्री नहीं करता हूँ नाविका की, और वो मेरा राइट है और उनका भी राइट है, मैंने देखा आर्ग्यू करते हुए आप। बहुत करता हूँ, बट यार उसने ग्लास सीलिंग तोड़ा है, फैक्ट।
अ फैक्ट अबाउट हर। पर ये जो आपकी बात है आएंगे जाएंगे, ये मैंने स्मिता जी को भी सुना था। शी वाज सेइंग कि जब मैं नॉर्थ ब्लॉक जाती थी, तो मैं हमेशा जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो सफाई कर रहा है, जो सिक्योरिटी है, जो ये है, जो वो है, आई यूज टू मेक गुड रिलेशनशिप विद देम, क्योंकि वो वहीं रहेंगे। नेता आते हैं जाते हैं, तो नेता से अच्छा नहीं संबंध बना चलेगा, उससे बनने चाहिए अच्छे संबंध। तो मीडिया में वैसा ही है कि नेता आते जाते रहते हैं, मीडिया वहीं रहता है अपनी जगह पे। बिल्कुल। और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, आज 10-15 साल बीजेपी जीतेगी, फिर समय बदलेगा, मेरा समय आएगा, उसमें कोई दिक्कत मेरा नहीं। समय में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू दैट विल नॉट बी कांग्रेस। समय मेरा आएगा, बट दैट्स अगेन द क्वेश्चन कि विल दैट बी कांग्रेस का समय आएगा और योर समय आएगा। मेरा समय आएगा। उसके अच्छा। साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है साथ में, आई होप कांग्रेस हो, बट जो भी पार्टीज हो सेंट्रिस्ट होना चाहिए, मुझे लेफ्ट वाली नहीं चाहिए। लेफ्ट से आपकी मुझे सेंट्रिस्ट की क्या परिभाषा है? सेंट्रिस्ट की परिभाषा है कि इकोनॉमिकली मैं राइट ऑफ सेंटर हूँ। मैं चाहता हूँ लोग बिजनेस करें, सरकार कम हो, सरकार लोगों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करे। जो किसका कि ये कर रही है सरकार, ये दिख सरकार रहा है, हाँ। उत्तराखंड में चाहते हैं कि एसडीएम डायरी मेंटेन करे, किसका कौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अच्छा, आई एम नॉट अवेयर आई एम ऑफ दिस। टेलिंग यू। अच्छा, तो ये सारी बातें फैक्ट चेक करना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सरकार का ना बेडरूम में, ना घर में, ना किचन में, ना आपकी लाइफ में, ना इन चीज़ों में सरकार अच्छे रूल्स बनाए, अच्छे रेगुलेशंस बनाए, उसके बाद सरकार आपकी ज़िंदगी के बाहर हो, सरकार बिल्कुल बाहर हो। बट एट द सेम टाइम सोशल हार्मनी हो, वेलफेयरिज्म हो, गरीब को वही हेल्थ केयर मिले जो पैसे वाले को मिलता हो, गरीब को वही शिक्षा मिले जो एक पैसे वाले के बच्चे को मिले, गरीब को वही क्वालिटी ऑफ जस्टिस मिले जो एक पैसे वाले को मिले, उतनी ही तेज़ी से जस्टिस मिले जो एक पैसे वाले को मिलता है। पुलिस का अत्याचार ना हो, पुलिस का डर ना हो, बट पुलिस काम करे लॉ एंड ऑर्डर में, ना कि गरीब को परेशान करने में। रूल्स अच्छे हो, ये मेरा आइडिया है। डू यू थिंक सेंट्रिस्ट पीपल विल बिलीव यू? क्योंकि ये बेच के इतने लोग आ चुके हैं मार्केट में और फिर वही स्क्रू अप करा है लोगों ने, तो लोग क्योंकि भरोसा लोगों ही में नहीं करेंगे कि यार फिर से नहीं वही सेम बातें ये भी कर रहे हैं, व्हाई शुड वी ट्रस्ट? क्योंकि मेरा कोई फैमिली लेगेसी है नहीं, मुझे किसी परिवार, मैं किसी पिताजी की गद्दी को आगे नहीं ले जा रहा हूँ, किसी मम्मी का मैं बेटा पॉलिटिकली नहीं हूँ, तो मुझे कोई बैगेज नहीं है। मुझे अपना करना है और जाना है, और मुझे अब जो करना है देश के लिए करना है। तो आई एम वेरी क्लियर कि ये मेरा एजेंडा है, जिनको मैं सपोर्ट करूँगा ये एजेंडा होना चाहिए। और सेकेंडली, अगर देश को अब हमारा जो एम है, जो मैं मानता हूँ कि हमारा एम होना चाहिए थर्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना, पर वो सिर्फ थर्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने से कोई मतलब नहीं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए। उसके लिए बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, हम किस तरह से इस देश को एक वेब 3.0 में ले जाए, उसकी आज तक की सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई है। अब निर्मला जी की मिनिस्ट्री क्रिप्टो पे टैक्स तो लेती है, बट क्रिप्टो लीगल है इलीगल है आपको नहीं पता, इसलिए नहीं पता। टैक्स भी ले रही हैं लेकिन, हाँ, क्रिप्टो पे टैक्स है, बट लीगली स्पीकिंग भाई टैक्स लिया तो फिर वो लीगल है। नहीं, बट वो कहते हैं कि लीगल नहीं है, एम्बिग्विटी रखा है, ताकि अगर ईडी को सुशील को फंसाना हो तो फंसा सकते हैं। भाई साहब ये तो मतलब अब मुझे उससे मतलब नहीं कि ये एक मुद्दे से मैं क्या कह रहा हूँ कि द वर्ल्ड इज मूविंग टू वेब 3.0, मूव कर चुका है। हमने भी आपका ये जो अपने डिबे देखा है, अपने इंटरनेट पे देखा, एंड स्लोली दिस इज गोइंग टू चेंज। जब हम एक क्वांटम वर्ल्ड और एक एआई वर्ल्ड में जा रहे हैं, वे क्वांटम कंप्यूटर्स एंड एआई गोइंग टू बी अ रियलिटी, हम क्या कर रहे हैं भारत को उस रियलिटी के लिए रेडी करने के लिए। वेब 2.0 में हम एक लीडर थे, आपका भी आपका भी बिजनेस है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वगैरह वगैरह, इट इज़ बिकॉज आपने वेब 2.0 का अपने एडवांटेज लिया। पर वेब 3.0 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हाउ आर वी मूविंग अहेड, तो इन चीज़ों पे बातचीत होना चाहिए। डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट्स द बिगर प्रॉब्लम कि चर्चा ही नहीं हो रही है। और चर्चा किस चीज़ पे हो रही है, धर्म पे, जात पे, हाँ, ये मुद्दे नहीं है इस देश के। एक ब्राह्मण का बेटा भी और एक दलित भाई का बेटा भी, एक हिंदू का बेटा भी और एक मुसलमान का बेटा भी, सबके एम सेम है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनको एक एस्पिरेशनल ज़िंदगी चाहिए। हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करें, उस पर हो ही नहीं रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो जहर फैल रहा है, चाहे कास्ट के ऊपर लड़ाई हो या धर्म के नाम पे लड़ाई हो, जो दंगे हो रहे हैं, इनमें से कितने नेताओं के बच्चे सड़क पे हैं। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो बीजेपी के नेता के बच्चे क्यों सड़क पे नहीं है इस धर्म को बचाने को, क्यों गरीब के बच्चे हैं। जब राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई फायरिंग के अंदर, वो मॉब वायलेंस के अंदर उत्तर प्रदेश में, जी जी, वो एक गरीब व्यक्ति था, झोपड़, उसके जो माँ बाप थे उनका एक वो था, एक छोटा सा घर था, दे डिडंट इवन हैव अ परमानेंट हाउस। ठीक उसी तरह जब कोई मुसलमान बेटा मरता है वो भी गरीब होता है। अगर कौम खतरे में तो ओवैसी के बच्चे क्यों नहीं आते वो तो डिफेंड रोल्स करने? रॉयस में चल रहे, लिटरली आई सॉ गरीब मुसलमान, रोल्स रॉयस। गरीब मुसलमान क्यों है सड़क पर, कौम खतरे में ना, तो आप क्यों नहीं हो ज़मीन पे? पर भाई मैं बहुत लोग खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात, पब्लिक क्यों नहीं क्योंकि समझती? क्योंकि उनको जैसे मैंने एक बरखा दत्त की एक शो पे मैंने एक चीज़ कही, और उस पर मुझे ये जब वो हुआ ये पॉलिटिकली करवाया गया था एक मस्जिद के अंदर श्रीनगर के अंदर, जो अशोक स्तंभ था उसको तोड़ने का काम जी करवाया था। जी जी, तो वो मस्जिद में मुझे जाने का मौका मिला है
अल्लाह की मुझ पे उसके बाद उसके रहम- पहले उसके पहले पहले अच्छा अल्लाह की मुझ पे हजरत रहमत बलबर रही है, का हजरत बल जी की बात कर रहा हूँ, जी जी और अल्लाह की रहमत रही तो मुझे जाने का मौका मिला। अब मैं जब उस मस्जिद में गया, उस मस्जिद के अंदर एक डोनेशन बॉक्स था, जैसे हर जगह पे होता है, वहाँ पे आप पैसे रख सकते, तो पैसे के ऊपर भी तो अशोक स्तंभ है, वहाँ पे क्यों आप मना नहीं करते? और जिन 20-25 लोगों ने किया, ना वो मुसलमान के प्रतिनिधि थे, ना वो कश्मीरी के प्रतिनिधि थे, और उनके लिए बोलने को कौन आया? महबूबा की बेटी, उनको बचाव करने के लिए। भाई महबूबा की बेटी कैसे नेता बनी? क्योंकि महबूबा नेता की बेटी है। भाई ये कब तक चलेगा? इतना ही कौम खतरे में, तो महबूबा की बेटी क्यों नहीं गई वायलेंस करने? हम्म। मैं ये कह रहा हूँ, आप रहोगे सिक्योरिटी के अंदर, आप घूमोगे रोल्स रॉयस में, आप जाओगे प्राइवेट हवाई जहाज में, और गरीब के बच्चों को आप बोलोगे पत्थर करो, लड़ाई करो, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू या मुसलमान। राम गोपाल मिश्रा बेचारा हिंदू धर्म का था, कोई और मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन गुजर गए, बट जो भी होगा यहाँ पर इस साइड से, वो भी गरीब ही होगा। आपने कभी सुना है कोई नेता का बच्चा, और होना भी नहीं चाहिए, कि वो गुजर गया नहीं, है? नेता के बच्चे गाड़ियां चढ़ा के निकल जाते हैं। हुआ है, अभी आप टेनी को देखो, उत्तर और उसको प्रदेश में हुआ था वो। और वही आशीष टेनी, अच्छा अजय टेनी का बेटा, अच्छा। MOS होम, अभी भी वो MP है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको परमिशन दी है कि वो जाए दिवाली के लिए। उसने 3 वो वीडियो मैंने ट्वीट किया था, मुझ पर कंप्लेंट हुई थी यहाँ पर, और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश पुलिस को, हिम्मत है मुझे अरेस्ट करो, बट वीडियो क्लिप सही था, तो कंप्लेंट्स FIR में तब्दील नहीं हुई। 3 कंप्लेंट हुई थी। सबसे पहला, अगर आप ट्विटर पे जाओगे, उस वक्त ट्विटर था, एक्स नहीं था, अब एक्स है। सबसे पहला ट्वीट उस वीडियो का मैंने किया था, उसने गरीब लोगों पे गाड़ी चढ़ाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गरीबों के लिए खड़ा था, खुद, और मैं ये मानता हूँ कि गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने उसके बाप को सैक नहीं किया। उसका बाप MOS होम था, अभी नहीं है, उस वक्त था। और सब जानते हैं कि अजय टेनी एक बाहुबली है, सब जानते हैं। और मुझे किसी से डर नहीं लगता है, चाहे वो अजय टेनी हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हो, चाहे फिर वो राज ठाकरे हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन आप देखिए प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिक्स की, जो आपने कहा कि इतनी मजबूरी में लोग फंस जाते हैं कि वो नहीं कर पा रहे, और उस मजबूरी को मुझे तोड़ना है। एक आपने बड़ी मेहनत करके एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई वाज लाफिंग एज वेल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, क्योंकि वो मेरे दिमाग में भी था कि आपने ये प्रूव करा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई चाय नहीं बेची। हाँ। व्हाट वाज दैट? नहीं वो बट वो उसमें प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या था, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो गरीब घर से आए, ये बात में कोई, सच है हाँ। वो आदमी, एंड देन ही इज आल्सो फ्रॉम द लोअर बैकवर्ड क्लासेस, लाइक वो हाँ। ओबीसी में भी नीचे है हाँ, बिल्कुल। अब वो है कि ठीक है पॉलिटिकल आपको करना है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, कि मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जिस गरीब घराने से आए हैं, उन्होंने इतनी गरीबी देखते मेहनत करते वो ऊपर आए, वो ट्रिब्यूट है हमारी डेमोक्रेसी को। अब उस डेमोक्रेसी को बरकरार रखने का कर्तव्य उनका है। जब उनकी पार्टी ऐसी हरकतें करती है जिस पे वो एक्शन नहीं लेते, जैसे कि वो, उनका एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को कह दिया आतंकवादी की बहन। आई रिमेंबर यस। हाँ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री छोड़िए, उनके PM प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो एक जूनियर लेवल का ऑफिसर होगा ना, वो उस मिनिस्टर को फ़ोन करते बोले ना रिज़ाइन कर दो, मिनिस्टर रिज़ाइन कर देगा। प्राइम मिनिस्टर को एक फ़ोन पे आने की ज़रूरत नहीं, एक जूनियर लेवल ऑफिसर बोल देगा उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करो, पर नहीं लिया ना प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन। तो फिर वहाँ पर बुरा लगता है कि 2014 में जब PM आए, इस मुल्क की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई थी। मैं दोबारा से ये नहीं कह रहा हूँ कि PM ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए जो अच्छे हैं, मैं उनको मानता भी हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर भारत बहुत बेटर कर सकता था, उन्होंने उस सिस्टम को चेंज नहीं किया, उल्टा वो, मुझे लगता है सिस्टम और काफ़ी कई चीज़ों में पीछे चला गया है। और हर चीज़ का डिबेट में ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि कांग्रेस ने किया इसलिए हम कर रहे हैं। भाई कांग्रेस ने किया इसलिए आप सत्ता में आए ना। बिल्कुल। आपको जब इस मैंडेट मिला, उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि पे आपको जो मैंडेट मिला 2014-2019 में, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिला। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कमज़ोर हो चुके हैं वर्तमान सरकार में, तो ये गलत है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरा एक मौलाना है तौकीर रज़ा, उसने वो आई लव मोहम्मद साहब के ऊपर उसने वो सारी चीज़ें हुई। मुझे बताइए, उसमें भी सारे गरीब मुसलमान थे, पैसा वाला कोई नहीं था, तौकीर रज़ा की खुद की खानदान नहीं थी। जब देखो तौकीर रज़ा इस तरह की अनाप शनाप बातें करता है, सरकार क्यों उसको अलाउ करती है? क्योंकि वो सरकार की मदद करता है, इस तरह की बातें करते हैं। ये क्लियर मैच फिक्सिंग है। बिहार का चुनाव चल रहा है, क्या ज़रूरत है? और आपके IB, आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जब तौकीर रज़ा ने वो कॉल दिया कि लोगों को बाहर आना था, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बिहार इलेक्शन की हवा बदल गई बिल्कुल बदल गई। जस्ट क्यों? बिकॉज ऑफ दैट। क्यों, क्या ज़रूरत है? बरेली इंसिडेंट हैज चेंज्ड बिहार इलेक्शन। विच इज़ माई पॉइंट। तो ये चीज़ें जो है, ये मुसलमानों को भी समझना होगा, हिंदुओं को भी समझना होगा। तौकीर रज़ा जैसा आदमी पूरी तरह से BJP की मदद करता है, और मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिक्स में, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो किसी और रिलीजियस और डोमेन के हो, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भाई मेरा मज़हब क्या है, मेरा अल्लाह भगवान गॉड से क्या रिश्ता है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, और उसमें वो प्रीस्ट आ सकते हैं, वो मौलाना साहब आ सकते हैं, वो
पंडित जी ज़रूर आके मुझे गाइड कर सकते, लेकिन वो मुझे क्यों बोल रहे हैं मुझे किसके लिए वोट करना है, क्यों? उनका मुझे पॉलिटिकल वो नहीं समझाना होगा। अगर मुझे मुसलमान होकर भी बीजेपी को वोट करना है, वो मेरा अधिकार है। अगर मुझे अपर कास्ट हिंदू होकर भी लेफ्ट को वोट करना है, मेरा अधिकार है। पंडित जी का, मौलाना साहब का, प्रीस्ट का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो मुझे धर्म की बातें सिखाएं, मेरी पॉलिटिक्स क्यों सिखा रहे हैं? और मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम इस चीज़ को चेंज नहीं करें, और किसी को तो बोलना होगा इनके खिलाफ, और मैं जेन्युइनली नहीं डरता हूँ। मैं पूना मुंबई में रहता हूँ, मैं राज ठाकरे से नहीं डरता हूँ। राज ठाकरे की सिक्योरिटी निकाल दो, फिर देखो कितना शेर बनता है वो। उसका बेटा चुनाव नहीं जीत पाया असेंबली का, और वो गरीबों को मारता है, पीटता है उसके लोग। मुझे लगता है राज ठाकरे इज लाइक, जैसे नहीं होता कि फेल्ड कॉमेडियन who is a good who's a failed politician who could have been a great comedian because his speech is all about comedy. और देखिए क्या है पता है कि उद्धव जी और राज ठाकरे इसलिए ये लोग अलग इसलिए हुए क्योंकि उनको पावर चाहिए था। अब एक साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उनको पावर चाहिए। True. भाई आपके पावर के चक्कर में आप गरीबों को पीटोगे। 20 साल से बीएमसी ठाकरे परिवार चलाया। आपने मराठी मानुस के लिए क्या किया? आपकी बीएमसी की स्कूल्स कैसे हैं? आपके बच्चे जाते बॉम्बे स्कॉटिश बेस्ट स्कूल्स में, बॉम्बे के, मुंबई के बेस्ट। क्यों भाई? और गरीब जाएगा बीएमसी स्कूल में, मैं जिसकी हालत महानगर पालिका आपने मुंबई में- आप क्या है हालत? और जब डैडी थे कौन चलाता था? तब से शिवसेना थी। कोई गलत नहीं, नहीं, उसमें सरकार थी इनकी 96 की। हाँ। करेक्ट, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। और बीएमसी पे भी इनका, आप पढ़े हो कैसी थी स्कूल, मतलब और आज से उसकी हालत और खराब हुई है, ये एक्सेप्ट करते हो? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई हैव नो आइडिया, पर उस टाइम बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छी नहीं हाँ, थी। इनके बेटे ने तो नहीं पढ़ा बीएमसी में, आप पढ़े हो सुशील? फिर मैं वही कह रहा हूँ। अरे आप मुझे बहुत बुरा लगा, एक गुजराती भाई का वीडियो आया, बुजुर्ग आदमी थे, इनके गुंडे पीट रहे थे, थप्पड़ पे पर मार रहे थे क्योंकि उसको नहीं आता था मराठी बोलना। क्या किसी ने सोचा कि जब उसके परिवार के लोग देखेंगे क्या उनको ह्यूमिलिएशन होगा? उसकी वाइफ देखेगी, बेटी बेटा देखेगा। अरे यार, हर एक आदमी की एक इज्जत होती है यार, पैसे से ऊपर इज्जत होती है यार। आप लोगों की इज्जत उतारते हो क्यों? क्योंकि आप बाल ठाकरे के परिवार में जन्म लिए, इसलिए आपको ये अधिकार मिल गया? बाल ठाकरे जी ऐसा नहीं करते थे। ये क्या है? क्योंकि आप एक परिवार में आपने जन्म लिया, आप किसी की भी इज्जत उतार दोगे? ठीक है, नहीं आता उसको मराठी बोलना, मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी आपको सीखना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, गुजरात में गुजराती सीखना चाहिए, तमिलनाडु में आपको तमिल सीखना चाहिए, बट ये मतलब नहीं कि आप लोगों को पीटो यार। ये कहाँ से आया? मारो, ह्यूमिलिएट करो, उसका वीडियो निकालो। पर मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं है। आई एग्री। और अधिक से किसी अधिक को लोग नहीं सीखते है हैं। तो बोलो यार आप सीखो, हम चाहते हैं बात करो। यार कैसे किसी को आप मार रहे हो, उसका वीडियो निकाल रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, हीरो बन रहे हो? मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, इलॉन मस्क अगर कल महाराष्ट्र में कोई खोल रहे तो अब इलॉन मस्क को पीटेगा क्या राज ठाकरे? हिम्मत है क्या? वहाँ पे ये जो एक्टर्स के साथ फिल्मी पार्टीज में जाता है राज ठाकरे, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? ये लोग मराठी में बात करते हैं। शाहरुख साहब हो, अमिताभ साहब हो, आमिर साहब हो, सलमान साहब हो, अजय देवगन जी हो, रोहित शेट्टी हो, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? मराठी में बात करते हैं राज ठाकरे के साथ। तो क्यों वहाँ क्यों आपको चलता है? हिपोक्रेट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में क्या करेंगे? क्या तो ये जो आप मिडिल क्लास गरीब को पीटते हो, मारते हो, और हमारे देश की भी एक दिक्कत है ना, हम लोग बहुत, हमारा जो मिडिल क्लास है वो झुक जाता है इनके सामने। क्यों भाई? इस संविधान के पहले 3 अक्षर है, हम पहले 4 अक्षर हैं, भारत के लोग, वी द पीपल, हमें अधिकार मिला है, क्यों हम इनके सामने डरते हैं? रिस्पेक्ट देना एक चीज़ है, कोई हमें मारे पीटे क्या है ये? पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही। आप उन कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रहे हैं, जो नेता के नाम पे कर उनको अरेस्ट करो, एक दिन उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करो, फिर देखो कितना ये वायलेंस एक्सेप्ट करते हैं। पर मेरा वहाँ पे कुछ और सवाल है ना, जो मिडिल क्लास है, पता है वो क्यों डरता है? क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले आप जब होटल और बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जानबूझ के नियम ज़्यादा बनाए जाते हैं ताकि आप फुदकोगे तो आपको रगड़ दिया जाए। बुलडोजर से जी वगैरह। जी। इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज लाऊंगा मैं। बाबू को कम करूँगा पर नियम को आसान करूँगा। भाई अगर आप घर बना रहे हो, आपका घर किसी, मान लो आप एक घर बना रहे हो, आपका घर किसी एयरलाइन के रास्ते में नहीं है, आपका घर के लिए जो सुविधाएं है वो ठीक ठाक है, पानी की, पार्किंग की वगैरह, आपका प्लॉट है, काई सरकार अगर आपने थोड़ा सा स्पेस पे कुछ और किया, आपने एक सर्वेंट्स के लिए या हाउस कीपिंग के लिए या स्टाफ के लिए कोई टॉयलेट बनाया, ये क्या, उसको लेकर आपका घर तोड़ने का अधिकार होना चाहिए। हर चीज़ को एक लॉजिकल चीज़ होना चाहिए। हम लॉजिक की बात करते नहीं हैं। हम जहाँ पे इलीगल पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है उनको नहीं तोड़ते। एक गरीब मिडिल क्लास आदमी जो पैसे बचाकर एक घर बनाता है, फिर सोचता है यार मेरा परिवार बढ़ गया है, मेरा थोड़ा स्टाफ बढ़ गया है, मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा साइड में एक शेड बना दूँ ताकि मेरा कुछ, या वो छोड़ो, मेरा पार्किंग खुला है, मैं एक शेड ऊपर से डाल दूँ अपनी बिल्डिंग के ऊपर ताकि मेरी गाड़ी पे पानी ना आए। आप वो शेड के लिए पूरी बिल्डिंग तोड़ सकते हो। वो शेड के लिए आपको जाना पड़ता है इन द मोमेंट यू गिव देम मनी, वो ठीक है, वो करती दैट्स फाइन। हाँ, बट वो आपको परमिशन नहीं देती। अब आप देखिए
मैं देख रहा था नोएडा में, गुरुग्राम में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। तो रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली जो आउटडोर है वो लोग उसके ऊपर शेड लगाते हैं ताकि धूप ना हो पानी के समय। वो शेड्स इलीगल होते हैं। उसके लिए आपको सेपरेट परमिशन चाहिए महानगर पालिका से। महानगर पालिका आपको उसकी परमिशन देती नहीं है। आपको करना है बिजनेस, तो आपने थोड़ा सा लगा दिया कवरिंग के लिए, आपका कस्टमर अंदर आ रहा है, उसको वो इलीगल लेते कभी आपका तोड़ सकते हैं। आपका अच्छा बुलडोजर लेकर आएंगे तोड़ने को, सिर्फ शेड नहीं तोड़ेंगे, पूरा आपका रेस्टोरेंट टूटेगा, कांच फर्नीचर ही हो। तो आप उस शेड के चक्कर में आप इनको एंटरटेन करते हैं। तो वही चक्कर हो गया, जो SHO आ गया, म्यूनसिपल जी, ऑफिसर जी, आ जी, गया, आप उसको फ्री कराते हैं, उसके परिवार का बर्थडे पार्टी है वो। फिर वो पैसा आप तो आपकी जेब से दोगे नहीं, तो आप कस्टमर्स का रेट बढ़ाते हो। ऑब्वियसली ये बंद होना चाहिए। आपने एक रेस्टोरेंट खोला नोएडा के अंदर या गुरुग्राम के अंदर, 5 6 7 करोड़ लेकर आपका खोला, या आपके परिवार का पैसा आपने लोन लिया, रिस्क तो आप ले रहे हो। बिल्कुल। उसमें अगर आपने एक शेड लगा दिया जो कोई रोड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, कस्टमर के लिए सर्विस है, उसके लिए किसी को अधिकार नहीं। द प्रपोर्शन ऑफ एक्शन शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम इफ यू कंसिडर इट अ क्राइम। पहले तो ये क्राइम कैसे हुआ? तो हम अगर ये लॉजिक नहीं लाएंगे हमारी थिंकिंग में, बाबूज और पॉलिटिशियंस हमें ब्लैकमेल करेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है मेरे पिछले अवतार में। हालांकि मैं अब वो ज़िंदगी भूल गया हूँ, मैंने ये सब चीज़ देखी अपनी ज़िंदगी में। मैंने वो दौर भी देखा है जब लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जब लोगों ने मुझे मेरे रेस्टोरेंट्स पर आए हैं, झगड़ा की। वो अलग चीज़ है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बट ये देखा है मेरे खुद के रेस्टोरेंट पे बुलडोजर चला है, अच्छा, क्योंकि किसी कॉर्पोरेटर को किसी वो बाउंसर ने एंट्री नहीं दिया होगा। अच्छा जी। जब आपका भाई डरेगा थोड़ी, उसी राइट चला है, वापस टूटा हुआ जगह पे चला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये हुआ है मेरे साथ। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, भाई मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मैंने 5 6 करोड़ अपने डाले, मैंने 50 लोगों को नौकरी दी है, उसमें हाउसकीपिंग आ गया, ट्रू, कुक्स ट्रू। आ गए, सर्विस स्टाफ आ इवन गया, देयर इज अ वेटर्स पान आ वाला गया, बार आउटसाइड। टेंडर, पान इवन वाला पान है, वाला जो आपके बाहर आके लगाता है, उसकी उनके जॉब भी परिवार है। हाँ, हाँ। आपको मुझे मेडल देना चाहिए कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। मुझसे बड़ा सेवा कौन कर रहा है? आज देश के 50 60 लोगों की जिम्मेदारी मुझ पे है। मुझे मेडल देने के बदले एक 2% का पॉलिटिशियन मेरे जगह को तोड़ने की हिम्मत रखता है। ये कौन सा जस्टिस हुआ? और मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा, घंटा झुकूंगा। तो ये जो है ये मैं चेंज करूंगा, ये मैं चेंज करूंगा। आई प्रे कि करें आप। थोड़ा सा आते हैं, एक कुछ और सवाल है। आई डोंट नो हाउ विल यू टेक दिस, बट लेट मी से इट कि मेरे मन में आ रहा है। पूछो। आप दामादों के दामाद हैं। ये मैंने नहीं सुना, ये नया वाला है, नाइस वन। आप दामादों के दामाद हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों की बहुत कम बनती है। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा भी हमारे जैसा फ्रेंड है। हाँ, हम दोनों की बहुत कम बनती है। बट ये है कि उसमें भी ये एक फैक्टर हो सकता है, आई डोंट नो। ऐसा तो नहीं है चूंकि 2016 में आप दामादों के दामाद बन गए, 16 में नहीं, और 2017 में 16 आपके भाई ने बोला I'm out. कि इज दिस ट्रू? लाइक यू गॉट मैरिड इन 2016? या 2016। 2016, राइट? But, 2017 but योर तय- ब्रदर but- सॉ कि but- भाई अब मेरा ग्रोथ तो मुश्किल है, But मेरा तय- भाई मेरे से बहुत ऊपर जाने वाला है। बट तय हुआ था 2015 में, हाँ? अच्छा, तो 15 से, बट तो शादी पर क्या पता देख लिया उसने कि भाई नहीं मेरा नहीं, career ऐसा आगे नहीं था। जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं था वो। ये बात सही है एक कि सप्लीमेंट्री जोड़ दो फिर आप सारा के साथ बोलना। एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप दोनों भाई मिलके कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बेवकूफ बनाते हैं। दोनों सवाल जोड़ के बताइए मुझे इसमें। तो कौन सा पहला, कौन सा जवाब? पहला ये था कि भाई ना, कौन सा जवाब दूं पहले? मुझे पहला याद है। पहला वाला वो शुरू क्रोनोलॉजी शुरू करते हैं ना, पहले Chronology से। 2016 17 तो आप क्रोनोलॉजी समझिए भाई। जी, जी, समझाइए आप समझिए, मुझे। क्रोनोलॉजी समझिए भाई, पहला क्रोनोलॉजी समझिए। नहीं, ऐसा नहीं था कि मेरी वजह से या उसकी वजह से उसको कोई जेलसी हुई। शहजाद के और मेरे बीच में जो भी समस्या हो वो अलग विषय है। वो कभी भी मुझसे जेलस नहीं हो सकता है, और नहीं मैं उससे। ये बात क्लियर है, नहीं, वो इम्पॉसिबल है। मैं बहुत चीज़ों पे मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, बहुत उसके तर्कों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट ना ही वो मुझसे कभी जेलस होगा, ना मैं उससे होगा। इनफैक्ट मैं हमेशा ये प्रार्थना दुआ करता हूँ कि मुझसे बहुत आगे जाए, नो डाउट अबाउट इट, और वो भी मेरे लिए अच्छा ही चाहेगा। बट ये चीज़ उसको दिक्कत ज़रूर हुई कि कांग्रेस में कुछ इनसिक्योरिटी हो गई थी बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप जो उस पर आ रही थी, और कांग्रेस ने उसको खो दिया। उसकी बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, उसका मैं विटनेस हूँ। कभी मैं किताब लिखूंगा तो उस पर मैं लिखूंगा, एक्चुअली मैं किताब लिखूंगा तो उस पर मैं लिखूंगा वो चीज़, वो चैप्टर। बट वो चैप्टर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम चैप्टर है, जिसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी और मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरा उस चैप्टर के अंदर, क्योंकि शहजाद मेरे एक बेटे की तरह है। तो द पेन आई हैव गॉन थ्रू इज़ ट्रिमेंडस। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मेरे, जैसे आपने कहा था कि राइट हैंड कोई काट दे, मेरे अंग का एक हिस्सा कट गया। मैं ऐसे आई वाज फीलिंग, मैं एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट व्हेन आई लॉस्ट हिम। सो इट इज़ नॉट कि वो मेरे से जेलस हुआ, बट उसके साथ गलत हुआ है। देयर इज़ नॉट 2% या 3% टिल द टाइम ही डिड वॉट ही डिड कि उसने कोई गलत काम किया था, उसके साथ गलत हुआ है, इसका मैं विटनेस हूँ।
उसके बाद उसने जो किया मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बट जब तक वो हुआ, और ये बात मैंने सब जगह पे बताई थी, उसकी मदद करने की कोशिश की थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बट वो हो नहीं पाया। वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का है कि दोनों भाई एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं कांग्रेस में हूँ नहीं, मैं कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई इरादा इस वक्त रखता नहीं हूँ, और मैं तो कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ, जहाँ कोई गलत है मैं गलत, चाहे फिर वो मोदी जी गलत हो, राहुल जी गलत हो, राज ठाकरे गलत हो, जो गलत है मैं गलत कहूँगा, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं वोट कांग्रेस को करता हूँ। अब जो आपके पार्ट का सप्लीमेंट्री पार्ट है, मैं कांग्रेस से इसलिए नहीं जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा कोई रिश्ता है। उस मेरे जो दादाजी है वो गांधी जी से जुड़े हुए थे। इनफैक्ट मेरे दादाजी पे फायरिंग हुई थी। अच्छा। हाँ, जब गांधी जी जेल में थे पुणे में, तो मेरे दादाजी और उनकी वाइफ वो जेल में थे गांधी जी के साथ और कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा की तबीयत बहुत ख़राब थी पुणे में, तो मेरे दादाजी वहीं और पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। वहाँ पे हुई थी। तो मेरे दादाजी और उनकी वाइफ जेल में थे। मेरी वाइफ उनकी वाइफ, मेरी दादाजी की वाइफ, वो मेरी दादी उनकी सेकेंड वाइफ थी, वो कस्तूरबा की सेवा करी थी। कस्तूरबा की मृत्यु हुई, सारे अंतिम संस्कार हुए, और उसके बाद गांधी जी को रिलीज़ किया गया था जेल से, क्योंकि तो वो जा रहे थे पंचगनी। अब मुझे ये याद नहीं पंचगनी जा रहे थे या वहाँ से आ रहे थे, तब उन पे फायरिंग हुई थी गांधी जी पे। गोडसे और आपटे ने की थी। तो बुलेट गांधी जी को नहीं लगी थी, मेरे दादाजी को स्क्रेप होते गई वो बुलेट। अच्छा। हाँ हाँ, वो उनके साथ थे। तो मेरा वो संबंध है कांग्रेस से। ये छोटी चीज़ है। मैं आज तक ये अनाज है, ये अनाज है, मैं हालांकि शुगर खाता नहीं, बट ये अनाज है मेरे हाथ में, ये इसको मैं अनाज मानता हूँ। आज तक मैंने अपने परिवार से कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ दिया हूँ, लिया कुछ नहीं। मैं जेन्युइन नहीं कह रहा, कुछ नहीं, सिर्फ दिया हूँ। और तब भी दिया जब मेरे पास, जब मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तब भी मैंने इस पार्टी को दिया। मैंने दिया कुछ, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या देंगे? मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मुझे कोई कुछ नहीं। देखो भाई, मुझे जो कुछ भी मैं किया अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत से किया। मैं जहाँ पहुँचा अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है। मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता जिससे मुझे कुछ मेरी लाइफ में बहुत तब्दीली आए। मुझे हर वो चीज़, हर वो सुविधा है, शायद एक एमपी से ज़्यादा सुविधा है मुझे, शायद एक एमपी से ज़्यादा सुविधा प्रोटोकॉल है। अच्छा। मैं ये चीज़ सही है। तो मुझे आप क्या दे दोगे जिससे मैं आपसे ले लूँ? आप मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहता, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल मुझे कोई ट्वीट कर रहा था या कुछ ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मैं कल 2 एमपीज़ के साथ लंच कर रहा था। कल रात को मैं एक जर्नलिस्ट के साथ था डिनर पे। उसके पहले मैं किसी और पार्टी में था, वहाँ पे जयशंकर जी के साथ मैं बात कर रहा था। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ दैट आई कैन गेट दैट दे कैन गिव मी। मुझे प्रियंका जी और रॉबर्ट जी कुछ नहीं दे सकते, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, दे सकते। आई एम वेरी क्लियर, और नहीं कभी मांगा हो। मेरी एक ही यूनिवर्स से दुआ प्रार्थना रहती कि हाथ हमेशा ऐसा रहे, कभी ऐसा ना हो। हमेशा हाथ ऐसे रहे और ऐसे रहे, ऐसा कभी ना हो। मुझे कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या लूँ उनसे? क्या और क्या देंगे? एमपी उससे ज़्यादा है मेरे पास। तो शहजाद भाई, आपने 5 वर्ष से उनका ध्यान रखा है, 5 साल के तब से आपके साथ आपने, मतलब यू लॉस्ट योर फादर व्हेन ही वाज 5, और आप कितने साल के थे उस टाइम पे? मैं हाँ। आई वाज 6 years ओल्डर, तो 11। अच्छा, 11 के थे। आई वाज एक्चुअली 12। वो 5 से 6 पे आ रहा था, 6 साल का डिफरेंस है। अच्छा। तो वो 5+ था, नॉट 5, और मैं 12 था। वो अक्टूबर में, मैं मई में, तो इसलिए मैं 12 था, वो 5, बट वो 6 होने वाला था। व्हेन आई हियर द स्टोरी ऑफ योर फैमिली, अभी रिसेंटली आप किसी शो पे थे, तो आप ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मम्मी का नाम लेके आप बहुत इमोशनल हो गए, सच था वो। है ना? मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरी माँ, शी इज़ नैगिंग मी ऑल द टाइम कि भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। हाँ। आपकी मम्मी भी करती है यही वाला? अच्छा। वो बोलती है जो करना है करो, अपनी लाइफ आराम से रहो, लड़ाई मत करो, बाकी रहो। ये ठीक है। मेरी मॉम ने बहुत ट्रॉमा देखा अपनी लाइफ में। शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन 40s, बहुत मेहनत की। हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। सुशील, जो लोग मेरे डैड ने जिन लोगों पे फेवर किया था, एक स्टोरी बोलता हूँ, इमोशनल स्टोरी है। किसी से मुझे 5 लाख रुपए लेने थे, मेरे डैड का पैसा था, वो लेने थे कोई चीज़ के लिए, वो रिटर्न करना था। सर, अब पूरा दिन मुझे ऑफिस के बाहर बिठाया 5 लाख के लिए, कुत्ते की तरह ट्रीट किया, ऑफिस के बाहर बिठाया। अब वो आदमी फ़ोन करता है कि भाई आप यहाँ पे प्लीज़ फ़ोन कर दो। ये भी दिन देखे भाई, ये भी दिन देखे। लैंड किया था डैडी ने चेक से, सोचो। किसी को मदद करने के लिए। सोचो वो भाई साहब। जब वो ले रहा था, तब घर पे आया था 100 बार। उसके ऑफिस के बाहर मुझे बैठाया था, पूरा दिन बैठा हूँ भाई 5 लाख के लिए। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता, और जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबसे मैं कहूँगा, बच्चों को हमेशा प्यार से ट्रीट करो, क्योंकि वो बड़े होंगे और उनको, मैं बता रहा हूँ, मेरे चाचा हैं, ठीक है, अलग दूर के चाचा, नज़दीक के चाचा, जो 12 से 15 साल तक जिन चाचाओं ने मेरे साथ अच्छे से रहे हैं, वही अच्छे लगते हैं, बाकी डजंट मैटर। हाँ, इन्होंने कोई मुझे बुरा नहीं बोला, बस बिठाया बाहर, मुझे अपनी हैसियत दिखाई। किस बात की हैसियत? भाई तेरा पैसा बाकी है तेरे ऊपर। ठीक है, वक्त बदलता है, हाँ,
वक्त बदलता है। आज वही फ़ोन किया, भाई यहाँ पर थोड़ा फ़ोन कर दो, दरोगा जी को बोल दो, डीसीपी को बोल दो, थोड़ा आपका फ़ोन कर दो इनको। वक्त बदलता है, ठीक है। मुझे मुझे मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों से सीख कर। लाइफ में बहुत सीखने को मिला है। मैं ना, जब मैं कहता हूँ कि मैं देश को बदलूंगा, मैं बहुत ग्राउंड से आया हूँ सुशील। मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत धक्का खाया हूँ मैंने लाइफ में। मेरा स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल से अलग है। आपके डैड जो है, मैंने उनकी स्टोरी सुनी, जहाँ से आप ऊपर आए हो, वो आपने बहुत गरीबी देखी है और वहाँ से आप आए हो। मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। मेरा स्ट्रगल भी, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने गरीबी देखी है, बट मैंने धोखा देखा है, मैंने चीटिंग देखा है, मैंने देखा है लोग कैसे आपको कैसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें देखी। मेरा स्ट्रगल एक अलग तरह का जी, जी। स्ट्रगल था, बट स्ट्रगल हम दोनों का था। और उस स्ट्रगल के बाद मैंने सोचा कि सबसे मेन चीज़ है डिग्निटी। क्योंकि आपका स्ट्रगल था कि चलो पैसे आ जाए, मेरा स्ट्रगल था पैसे होने के बाद डिग्निटी चाहिए। और मैंने ये चीज़ देखी कि यार पैसे तो आ जाए कि डिग्निटी के बिना कुछ नहीं होता। और इसलिए मैं एक कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी की, मैं सबसे डिग्निफाइड वे में बात करूँ। मैं किसी को, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, मैं किसी से बदतमीज़ी करते, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करता हूँ मैं ज़िंदगी में। तो आप जो मेरे डिबेट्स भी देखोगे, आप जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैं लोगों से पेश आता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरे एक इंसिडेंट हुआ था लाइफ में। मैं गाड़ी चला रहा था, मॉम बैठी थी, कॉलेज में था या कुछ था मैं तब, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब की बात कर रहा हूँ, 2004 के पहले की। और मेरे पास रेड कलर की जेन कार थी। साइड ट्रैक पे पहली गाड़ी थी जेन, जिसमें पावर स्टीयरिंग था, यूरो 2 इंजन था, नॉन कार्बोरेटर इंजन। खैर, तो मैं गाड़ी चला रहा था और कोई रिक्शा वाले ने कुछ कट किया, कुछ एनीवेज। और मैं तब से मैं फिटनेस में था, मैं मार्शल आर्ट सीखता था। तो मैंने रिक्शा वाले को उतरा नीचे, 2-3 गाली दी और उसको पकड़ा। फिर रिक्शा वाले ने सॉरी, जो भी हो गया, पब्लिक ने रोका, मैं गाड़ी में बैठा, खुश था कि मैंने रिक्शा वाले को ठीक कर दिया। गलती रिक्शा वाले की थी। मेरी मॉम ने एक बात कही मुझे, उसने कहा उस वक्त के उस रिक्शा के बदले तेरी गाड़ी को वाजपेयी जी की गाड़ी कट करती तो ऐसे ही करता, हिम्मत होती तेरी करने की? और मैंने बोली नहीं, बिल्कुल नहीं होती हिम्मत। वाजपेयी जी को, कोई भी, मनमोहन सिंह जी, हाँ। मोदी जी, राहुल जी के, Or even अपने से- let's say hypothetically, पर some rich CM guy, जी, some too कोई powerful guy from powerful- Maharashtra only. करते आप? हाँ, नहीं ना। तो गरीब था तो तूने हिम्मत दिखाई ना। हाँ। तब मैं सीखा कि ब्रो, मॉम तो ठीक है, ये हिम्मत तब आई ना क्योंकि वो गरीब था, सामने वाला लड़ नहीं सकता था। मुझे मार्शल आर्ट्स आता था, मैं देखा था कि वो जो भी है पतला है, वो नहीं कर पाएगा। तब मेरी हिम्मत हुई। 10 गार्ड होते करता मैं, 10 गार्ड वेपन्स के साथ होते करता मैं, नहीं करता ना। तो प्रिंसिपल पे खड़े रहो। और तब मैंने ये बात सीखी। और मैं उस पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं ह्यूमिलिटी से बात करूँ, क्योंकि दैट्स हु आई एम नॉट। बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपने उंगली की, या आपने मेरे परिवार पे अटैक किया, या मेरे लव्ड वंस पे, या मेरे Including your brother. दोस्त, किसी पर भी, हाँ, हाँ। if you destroy what I love, including my friends, तो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। आपको मैं नर्क में जाकर वहाँ से बाहर निकालते, आप ये प्रार्थना करोगे कि आप नर्क में हो, कि आप वहाँ पे सुखी रहोगे, मैं आपकी ज़िंदगी बदतर कर दूंगा। दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट। मैं वो चीज़ में बहुत क्लियर हूँ। तो ऐसा था जिसने परेशान किया था जब आप बड़े हो रहे थे, उस दौरान किसी ने इरिटेट किया? यू डोंट हैव टू टेक द नेम्स, बट ऐसा कोई था नहीं, जिसने परेशान नहीं, किया नहीं, उस वो तो टाइम? परेशानी तो बहुत हुई लाइफ में। हाँ। मैं अपनी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मेरी तंत्र, मेरी मेडिटेशन की वजह से। बट मैं बहुत अग्रेसिव था एज अ पर्सन। मैं बहुत अग्रेसिव था। मैं किसी से लाइक जब मेरे नाइट क्लब्स थे, कुछ लोग थे, कुछ इशू हो गया, वो जो लोग थे वो तलवार ले आए, मैं खड़ा था, मारो तलवार से, मैं भी मारूँ। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, मैंने वो सारी चीज़ें की है। मैं एक बहुत अग्रेसिव व्यक्ति था उस वक्त। ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये मेरी लाइफ में तंत्र की वजह से आया, मेरी स्पिरिचुअलिटी की वजह से आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से अपनी तारीफ क्या करूँ। क्या करते हो आप एग्जैक्टली? तंत्र ये क्या होता है? तंत्र एक तरह का मेडिटेशन होता है, साधना होती है। अच्छा। इसमें अलग अलग तरह के तंत्र होते हैं, 10 महाविद्या तंत्र होता है, अलग अलग तंत्र होता है। मैं कई बार तंत्र करता हूँ, साधना करता हूँ 4 बजे उठ के शमशान पे जाकर। अच्छा जी। हाँ हाँ वाह। यार, देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप शमशान पे नॉर्मलाइज कर दो, तो उससे ज़्यादा ह्यूमिलिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आप ये सोचिए कि अगर आप जब शमशान पे हैं और आप वो बॉडीज़ देखते हैं, राजा हो या रंक हो, पुलिस वाला हो या चोर हो, मोटा हो या पतला हो, आदमी हो या औरत हो या थर्ड जेंडर हो, आना तो यही है। ये एक सच्चाई है। और जब यहीं आना है तो फिर आप हम्बल हो जाते हो। ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। जिस क्षण आप पैदा होते हैं उस क्षण आपको मरना है। एक क्षण आएगा कि आप मरोगे। ये एक सच्चाई, इसके सिवा कोई सच्चाई नहीं। वो क्षण हो सकता है 100 साल बाद, 150 साल बाद। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटर्स के आने के बाद हम 150-200 साल जिएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस के क्योर्स और आ जाएंगे, और ह्यूमन लाइफ स्पैन लगातार बढ़ा है। 34 से लेकर आज करीबन दुनिया भर का लाइफ स्पैन 64-65 हुआ है। भारत में अराउंड 68-69-70 जो भी होगा, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता हूँ, बट वो ह्यूमन लाइफ स्पैन बढ़ा है। लास्ट 30-35 ईयर्स में हम ह्यूमन लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ा है विद एडवांस इन टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, फिजिक्स हो, वगैरह वगैरह। कहने का अर्थ ये कि ऑब्वियसली और बढ़ेगा,
ऑब्वियसली एक दौर आएगा जब हम 150 साल तक आसानी से रहेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. वील हैव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, डिमेंशिया का, अल्जाइमर्स का, जो बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स आते हैं, कैंसर का, आई का तो अभी प्रॉब्लम आ गया, आप लेजर के ऑपरेशन करवा सकते हो तो यू कैन लिव, ईयरिंग का हो गया, सो यू कैन लिव, आई थिंक यू लिव क्वालिटी लाइफ टिल 120 130, बट एक दिन आपको मरना है. तो ये रियलिटी है, उसको जब आप स्वीकार करते हो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता. तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है. कितने देर तक ध्यान लगा पाते हैं आप? क्योंकि इट्स वेरी टफ टू It's not किल ऑल कि- द थॉट्स ना, प्रॉब्लम तो ये नहीं, है इट्स नॉट कि कितनी देर तक, ना. ये मैं उसमें चला जाता हूँ, मैं उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता हूँ कि 4 डायमेंशनल वर्ल्ड कौन सी है, 5 डायमेंशनल वर्ल्ड कौन सी है. और कभी कभी ध्यान करते करते सो जाते हैं, नींद आ जाती है, फिर आप उठते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता. The kind of persona you have on TV, no one will say this, जिनको पर्सनली आप जानते हो, उनके अलावा किसी को नहीं पता होगी ये बात. नहीं, मेरी लाइफ में मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मेरे साथ ऐसी सी चीज़ें हुई जिसको आप ये वर्ल्ड में आप इसको एक्सप्लेन करने को अगर आप जाओगे तो लगेगा कि ये क्या चीज़ है, बट मैं उस चीज़ को देखता हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, उस चीज़ में मैं रहता हूँ. मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देखता हूँ, क्योंकि मैंने गणेश जी को यहाँ देखा, मुझे एक छोटा सी चीज़ याद आई. अभी गणेश चतुर्थी अभी खत्म हुआ है अगस्त में, तो पुणे में गणपति बहुत बड़े होते हैं. दगड़ू शेट वाले. हाँ, तो दगड़ू शेट ही गया जी था जी मैं, जी. दगड़ू शेट की बात कर रहा हूँ. तो दर्शन के लिए जाना था दगड़ू शेट, और मेरे बेटे को ले जाना था, उसका पहला दगड़ू शेट का दर्शन था. तो उस दिन क्या हुआ कि गणपति के समय मैं वेजिटेरियन होता हूँ, वो 10 दिन नवरात्र श्रावण में मैं वेजिटेरियन होता हूँ, और रमज़ान में मैं फास्ट, मैं ये 4 टाइम साल में फास्ट करता हूँ, गणपति, नवरात्र, श्रावण, और नवरात्र में 2 बार, और रमज़ान. खैर, तो जब मैं फास्ट करता हूँ तो मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए मैं वे प्रोटीन खाता हूँ. और वैसे मैं अमरूद, पुणे में हम अमरूद को पेरू कहते हैं, अमरूद मैं रोज़ खाता हूँ, मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, तो अमरूद खाता हूँ तो कि मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट खत्म हो. उस दिन इत्तेफाकन घर में अमरूद नहीं था, और मुझे अमरूद की तलब हो रही थी, अमरूद चाहिए, अमरूद चाहिए, अमरूद चाहिए. अब हम जा रहे थे दगड़ू शेट, तो दगड़ू शेट में काफ़ी वो रास्ते पे बैरिकेड वगैरह वगैरह, तो मेरी जो सिक्योरिटी कार है वो क्लियर, हम लोग अंदर जा रहे थे. खैर, और जब वो हम रुके हुए थे ताकि वो बैरिकेड हटे, तब भी मैंने गाड़ी के अंदर, यार मुझे अमरूद खाना था यार, क्या हो गया. अब हम जाते, अगल बगल के हम सारे गणपति जी के दर्शन करते, दगड़ू शेट लास्ट जाते हैं. जैसे मैं दगड़ू शेट गया, वहाँ पे दर्शन हुए, सब कुछ हुआ, जो वहाँ पे पंडित जी थे उन्होंने मुझे अमरूद दिया, और मैं दगड़ू शेट जाते समय मैं अमरूद मांग रहा हूँ, दिए थे मुझे अमरूद है. अब हम बाहर आ रहे, कुछ लोग फ़ोटो ले रहे, ये ले रहे हैं, और मेरी गाड़ी बिल्कुल, तो उधर पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है कि मेरी गाड़ी उधर ही पार्क थी. तो मेरी जो गनमैन है उसके हाथ में एक बैग था, तो मैंने ये क्या है, तो उसने कहा अंदर से, और उन्होंने प्रसाद भेजा, और सब अमरूद पड़ा हुआ था. आप इसको क्या कहोगे, आप इस चीज़ को क्या कहोगे? भगवान की कृपा. अब आप कह दो कि ये हो सकता है साइकोलॉजिकल है, हो सकता है कि उस दिन अमरूद ही देना था प्रसाद, ये सारी चीज़ हो सकती है, मैं इसको क्या कहूँ? आई थिंक दिस यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स इस बात पर डिपेंड करता है मेरी अपनी व्यक्तिगत, मेरी क्या फीलिंग्स है उसको लेकर के. तो मेरी फीलिंग्स है, मुझे अमरूद मुझे चाहिए तो मुझे मिल गया, वो मेरी फीलिंग, आई डोंट केयर कि कौन उसको हम क्या पेरू सोचता है. कहते हैं पूना में, पेरू चाहिए, पेरू अच्छा, बाय द वे मैं मुंबई में ही बड़ा हूँ. हाँ, तो आप I जानते know हैं इसको, पेरू, पेरू. हाँ, पेरू, पेरू चाहिए, पेरू चाहिए, पेरू नहीं मिला, पेरू नहीं मिला, मिल गया, वो इतना दे दिया उन्होंने, अब क्या? अच्छा, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और एंटरप्रेन्योरशिप, उन दोनों में कौन सा अरीना है जो आपको लगता है कि, क्योंकि एक सीरीज आई थी आपको याद होगा, हाउस ऑफ कार्ड्स, तो उसमें जो बिफोर दैट केविन स्पेसी का करियर खत्म कर दिया गया मी टू मूवमेंट के चक्कर में, तो केविन स्पेसी जो वो बाहर हो रहा होता है शो से, तो बोलता है अब मैं प्रेसिडेंशियल नहीं जाऊंगा, अब मैं बिजनेस करूंगा. तो आपको क्या लगता है, असली पावर बिजनेसमैन के पास है? क्योंकि जिस पार्टी से आप 60% एसोसिएट करते हैं वो तो कह रहा नहीं है, तो मतलब सोचिए जिनके भक्त हैं वो किसी और की भक्ति करते हैं, ऐसा क्लेम करती है अपोजिशन पार्टीज. नहीं, पॉलिटिक्स में पावर होता है, पावर इससे इधर ही है, पॉलिटिक्स में ही है, उधर नहीं है पावर. पैसे का कोई मोल नहीं है, पैसा आता है जाता है, पावर इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, बट द बिजनेसमैन इज बाइंग दिस पॉलिटिशियंस. तो पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, अपने पावर की वैल्यू नहीं जानते. वो पावर आना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए. गांधी जी के पास पैसे नहीं थे, सारे पैसे वाले लोग गांधी जी के इर्द गिर्द घूमते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी गांधी जी को खरीदने की. पावर इज इम्पोर्टेंट, पावर माई ब्रदर, पावर. नो मनी, पावर, सब कुछ पावर. शिव जी के पास कहाँ, शिव जी अपने ट्रू ट्रू. आराम से रहते हैं, कैलाशा में खुश रहते हैं, उनसे ज़्यादा पावर है किसी के पास? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. अपने ठाकुर जी जब आए कृष्णा के रूप में, तो कहाँ जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, कहाँ पैसा था, लेकिन द्वारकाधीश बनकर गए. पावर किंग भी नहीं थे. किंग भी नहीं He was थे, never king. पर द्वारकाधीश थे. हाँ हाँ.
पांडव भी आते थे, कौरव भी आते थे, उनके सामने झुकते थे, बड़े बड़े राजा और महाराजा उनके सामने झुकते थे। द्वारकाधीश थे ठाकुर जी, जेल जन्म जन्म उनका जेल में हुआ था। पावर ब्रो, मनी नो पावर, पावर आता है सब आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 सनातन धर्म के जितने भी भगवान हैं वो 3-4 चीज़ें बहुत क्लियरली सिखाते हैं। वन, नेवर बी पुअर, क्योंकि हमारे सारे भगवान की मूर्तियों में पैसे वैसे बहुत भर भर के पड़ा होता है। 2, नेवर बी विदाउट आर्म्स। करेक्ट। तीसरा वो सिखाते हैं ऑलवेज वर्क हार्ड सो योर बॉडी इज गुड, एंड जो कई हाथ हैं दैट्स अ सिंबल, करेक्ट। कई सारे काम आपको करने नहीं आता। तो मुझे लगता है कि एक पिक्चर जो भगवान की आपको बहुत सारी शिक्षाएं दे देती है एक ही बार में। देखिए, मैं 2 चीज़ सीखता हूँ, राम जी से और ठाकुर जी से। और 2 एग्जाम्पल है। राम जी 3 दिन तक पूजा करते, अर्चना करते वरुणा जी की, कि मुझे जाना है, राम सेतु बनाना है, वानर सेना बैठी है, समुद्र की, हाँ वानर सेना खड़ी हुई है, बनाने दो उनको। हाँ। वरुणा जी अपने नहीं 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 तोड़ दूंगा, ब्रह्मास्त्र निकाल के आगे वरुणा जी, इंसान का रूप रेखे उनके चरणों में। ठीक उसी तरह ठाकुर जी 100 गाली तक सुने, 101 पे सुदर्शन चक्र निकल गया। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को डोमिनेट ना करो, बट किसी की सुनते ना रहो। ये भी सिखाते हो, प्यार से बात करो लेकिन एक लिमिट होती है। उसके बाद आप सब ब्रो, इवन शांति की भी पूरी कोशिश करने के बाद फिर युद्ध शुरू हुआ तो कोई माफी नहीं है फिर। वही तो ठाकुर जी गए थे, हस्तिनापुर तो गए थे ठाकुर जी, बिल्कुल। कहे थे बाबा 5 गांव दे दो हमको, 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बाने चला, जो था साथ या साथ नहीं चला, जब नाश मनुष्य पे चाहता है। पहले विवेक मर जाता है, विवेक मर गया था उसका, उसको बोला। और एक चीज़ होती है जो मैं मानता हूँ कि नॉलेज जो है वो उसको रिसीव करने का भी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। जब गीता रिवील करते हैं कृष्णा जी, तो अर्जुन को समझ में आती है, लेकिन सुनता तो संजय और धृतराष्ट्र भी है। बिल्कुल तो धृतराष्ट्र कहता है यार ये कृष्णा कैसा है यार, वो अर्जुन नहीं लड़ना था तो उसको मैनिपुलेट कर भड़का रहा है। अर्जुन पूरा सरेंडर करता है, धृतराष्ट्र सोचता है क्या है, सुना तो दोनों ने एक ही चीज़। तो वो रिसीव करने की भी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। वो जो विराट रूप था ठाकुर जी का, अर्जुन ने देखा, उसके पहले तो दुर्योधन ने देखा हस्तिनापुर में, उसको समझ में नहीं आया। मुझे एक और समझाइए, अब आते हैं देखिए हमारे जो जो ये आज की कॉन्वर्सेशन कुछ सेगमेंट्स हैं, अब लास्ट सेगमेंट पे आते हैं कि आपको लगता है 2014 के बाद जो हिंदू मुसलमान के बीच का जो कुछ भी ताना बाना था वो बिल्कुल ही टूटने का कगार पहुंच गया है? नहीं। डू यू थिंक सो? नहीं, बट विवाद बढ़ गया है। जो चीज़ बहुत लोग पब्लिकली नहीं कहते थे वो कह रहे, डेफिनेटली सेग्रीगेशन हुआ है, टूटा नहीं है। ऑब्वियसली इतना कल्चरली इंटीग्रेटेड देश है हमारा, टूटना इम्पॉसिबल है। बट हाँ, ये जो कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेबल थी पहले, वो बढ़ चुकी है और वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को इसकी ज़रूरत नहीं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम फ्यूचर कैसे डिफाइन करें। हिंदू मुसलमान के विवादों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है हमें, या किसी भी और विवाद की। इस वक्त सिर्फ मुल्क को आगे ले जाना है। पर आपको नहीं लगता कि बिकॉज इफ़ यू डोंट सेटल द फॉल्ट लाइंस, उसको सेटल नहीं करेंगे आप, तो फिर वो फॉल्ट लाइंस तो उभरेंगी, फ्यूचर में भी उभरेंगी, लगातार उभरेंगी वो। अगर मान लेते हैं अभी तो जैसे अभी आपने आगे ले गए आप देश को 47 तक, आपने 10 ट्रिलियन की 50 ट्रिलियन इकॉनमी बना दी, फॉल्ट लाइन तो वहीं की वहीं है ना, वो थोड़ी आगे बढ़ी, उसको सॉल्व करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, उसको रादर वो फॉल्ट लाइन को गहरा बनाया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं थी, फॉल्ट लाइन को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस, दरारें बढ़ रहे हैं। उन फॉल्ट लाइंस को इस वक्त पैसिफाई करने वाला कोई नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि हिंदू और मुसलमान या किसी भी उनका, जैसे मैंने कहा, एनिमी सेम है, दुश्मन सेम है। उन यंगस्टर्स के दुश्मन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ अदर थिंग्स टू गो अहेड। क्यों ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्योंकि अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस रिलीजन, आप कुछ भी देख लीजिए, आपके स्पोर्ट्स बॉडीज़ देख लीजिए, सारे नेताओं उनके परिवार बैठे हुए हैं। वो क्यों, आप जैसा सुशील, आप जैसा व्यक्ति क्यों नहीं स्पोर्ट्स बॉडी में? क्योंकि नेता नहीं चाहेगा, वो चाहेगा उसका फालतू बेटा ही बैठे है, फालतू बेटी बैठे। तो आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे करें इन विवादों में, ताकि सारे रिसोर्सेज पे उनका अधिकार हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन चलाता, उसका बेटा चलाता, उसका पूरा परिवार चलाता, क्यों भाई? वैभव गहलोत कांग्रेस के ने क्या किया अशोक गहलोत के, क्यों क्रिकेट में? रोहित पवार ने क्या किया क्यों क्रिकेट में, शरद पवार का नेफ्यू। जय शाह ने क्या किया क्यों आईसीसी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे ने क्या किया क्यों मध्य प्रदेश क्रिकेट को चला रहे। और सिर्फ मैं क्रिकेट की नहीं, हर फेडरेशन की बात कर रहा हूँ। टेनिस में सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन को पॉलिटिशियंस ने ले लिए। इसलिए मैं एक काम करने वाला हूँ, जैसे मैं जो मेरे 10 काम है उसमें से जो 3rd या 4th चीज़ है, मैं पहले दिन पे जो ऑर्डर्स करूँगा, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में पॉलिटिशियंस और उनके परिवार अलाउड नहीं होंगे। पॉलिटिशियन का डेफिनेशन होगा सिटिंग CM, एक्स CM, सिटिंग MP, एक्स MP, सिटिंग MLA, एक्स MLA, इमीडिएट एक्स MLA, नॉट 3-4 टर्म्स। और परिवार का मतलब होगा वो उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके भाई या बहन के बच्चे, इमीडिएट परिवार का कोई अलाउड नहीं होगा, या दामाद, खत्म। पर मुझे एक बात समझाइए ना, जैसे
नेपोटिज्म मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जैसे बार बार जातिवाद पे हमला होता है, ये जाति वो डिस्ट्रैक्ट है। असल जो ब्राह्मण है वो पॉलिटिकल लोग हैं, करेक्ट। क्योंकि वो अपने ऊपर किसी को नहीं आने देना चाहते। आप कांग्रेस और बीजेपी को 1 मिनट अलग कर दीजिए, क्योंकि दोनों नेशनल पार्टीज में थोड़ा सिस्टम है कि मनमानी ना हो। मोदी जी कुछ चाहे भी तो उनको एक जो पार्लियामेंट्री बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी उससे पास करवाना होगा, और गांधी जी भी कुछ चाहे तो उनको सीडब्ल्यूसी से पास करवाना होगा। तो एक माइनस चेक और बैलेंस है। हालांकि अगर मोदी जी को चाहते बीजेपी में तो 99% हो जाएगा, गांधी जी को चाहते 99%, बट एक फॉर्मेलिटी के लिए। बट बाकी जितनी भी रीजनल पार्टीज है, अब जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं तमिलनाडु तक आ जाओ, सारे परिवार की पार्टीज है। अब्दुल्लास, मुफ्तीस, बादल्स पंजाब में, आप आ जाओ, आप सब जगह पे आ जाओ, हर उत्तर हर स्टेट प्रदेश के में। अंदर, उत्तर प्रदेश में। फिर और मायावती जी ने भी उनके नेव्यू को कभी रखते नहीं रखते। वेस्ट बंगाल में देख लो। फिर आप आ जाओ और नीचे महाराष्ट्र में ठाकरेस, पवार्स। फिर आप आ जाओ और नीचे कर्नाटका में देवेगौड़ा फैमिली। फिर आप और नीचे आ जाओ तमिलनाडु के अंदर स्टैलिन फैमिली। फिर आप कहीं पर भी चले जाओ, सारे पारिवारिक पार्टीज। सुनिए मेरी बात को, जगन जगनमोहन रेड्डी जगनमोहन और- रेड्डी, केसीआर की फैमिली। पर मेरी बात समझिए ना, जब 2014 मुझे अभी भी याद है, जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो इसके खिलाफ भी एक अच्छी लहर चली थी कि बिल्कुल चली नेपोटिज्म थी। खत्म होनी चाहिए। करेक्ट। इट वाज सच अ पॉजिटिव थिंग, और तब फील भी होता था होना कि चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। अब तो जो प्रधानमंत्री की पार्टी वाले इतने खतरनाक तरीके से घुस जिन रहे पे आरोप लगाते कि वो नेपो बेबीज है, उनको बीजेपी में लिया है। नहीं नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। जो लोग इनके अपने बच्चों भी तो देखो हाँ ना। सारे, मैं वही कह रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि और बीजेपी क्या कहती है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता। भाई आपके जितने भी कॉर्पोरेटर्स है, एमएलए, सब वो उनके बच्चों को दे रहे हैं, और बीजेपी भी लगातार बनते जा रही है। इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल, आई एग्री, टॉप में नहीं है, बट इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स दैट। नेपोटिज्म को पॉलिटिक्स वही लोग चला रहे पॉलिटिक्स। और आपको मैं एक स्टनिंग स्टेटिस्टिक्स बनाता हूँ। मैं बिहार की पॉलिटिक्स स्टडी कर रहा था, महाराष्ट्र की। जो परिवार पावर में है बिहार में, अक्रॉस जो परिवार है, और महाराष्ट्र में, वो पहले सारे कांग्रेस में थे, फिर महाराष्ट्र में फिर एनसीपी वगैरह उसमें गया, शिवसेना, अब वो बीजेपी में आ गए। परिवार वही है, वही पावर में। सेम विद बिहार। आप वो सम्राट चौधरी का एग्जांपल दे दो। उसके पिताजी पहले कांग्रेस में थे, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, अब वो सम्राट और चौधरी। नारायण राणे एंड फैमिली नारायण रानी को देख लो, सडनली बहुत कट्टर हिंदू हो गए, सडनली। हाँ, पहले बाल ठाकरे जी के साथ थे, फिर कांग्रेस में आए, अब यहाँ आ गए। अब ये वही परिवार। मैं टॉप फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी जो फैमिलीज आप उनकी बात करो, ये वही है सब। इनको पावर टॉप फैमिली पावर में कहाँ पे रुकेंगे आप? मतलब प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पावरफुल मिनिस्टर है, उसके हम नेपोटिज्म तगड़ा चल रहा है, बिल्कुल। कहाँ पे रुकोगे आप? नहीं रुक सकते, वही दिक्कत है। और उसको डिफेंड भी करते हैं लोग। ये मत करो। मेरा क्या कहना है कि जो इंडिया बनना, इसलिए मैं और एक चीज़ करने वाला हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री, इसमें अगर मैं ये लॉज लाने वाला हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपने न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाई, आपको फिल्म बनाने के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, और आपको टैक्स फ्री आपकी फिल्म होगी। मैं किसी को रोक नहीं सकता कि हाँ। नेपो बच्चे के साथ बनाए, और वो उनका अधिकार है। ये प्राइवेट एंटरप्राइज है, सरकार का उसका अधिकार है। सरकार हेल्प कर सकती है कि एक प्राइवेट व्यक्ति फिल्म बनाए न्यू कमर्स के साथ। मैं ये लॉ लाऊंगा कि अगर आप बनाओगे, सरकार की तरफ से आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलेगा, और टैक्स नहीं लगेगा आपकी मूवी पे, ताकि और टैलेंट आए। आप देखिए, आप मुंबई आ जाइए, और जो पेपराज़ी है, उस दिन मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि यार कोई स्टार के बेटे का फोटो ले रहा, मुझे उससे कोई गलत नहीं, उनका भी बच्चा है यार। अगर कोई हमारा चेस प्रोडिजी चले जाए, उनको पहचानेंगे नहीं, उसमें भी साला नेपोटिज्म, वो पेपराज़ी में। क्या बकवास है ये। मैं किसी के बच्चे के फोन करके बुलाते हैं ये लोग खुद ही। हाँ, और मुझे किसी के बच्चे का फोटो ले ना ले, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार एट सम पॉइंट हमें इस चीज़ को रोकना होगा। और प्रॉब्लम क्या है कि हम इस चीज़ को रोकते नहीं। अब आप देखिए ये जो पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी चलते हैं, ऐसे कुछ लोगों को हाइप किया जाता है, और अगर आप देखें कि उन बच्चों की अचीवमेंट क्या है, वो सिर्फ है कि उनके माँ बाप के बच्चे हैं। वो, मैं सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द अचीवमेंट्स, क्यों वो उनके पार्टी के लीडर्स हैं, समझ में नहीं आता ये बात। व्हाट इज द टैलेंट। तो ये चीज़ हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे ना, देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश सबके लिए बराबर होना चाहिए। आदमी आगे जाना चाहिए मेरिट पे, ना कि वो कहाँ जन्म लिया। मेरा अधिकार है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दूँ, बेस्ट हेल्थ केयर दूँ, बेस्ट सब कुछ दूँ, बट अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो क्यों देश में हो। आप जब संभावनाएं पूरी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए, इसकी संभावनाएं भी ठीक ठाक है, वुडंट योर लव टुवर्ड्स योर सन विल मेक यू टू डू समथिंग फॉर हिम? येस इट वुड। तो मैं उसका फ्यूचर सिक्योर करूँ पैसे से, बिजनेस से वगैरह, कि वो कुछ अपना बिजनेस शुरू कर दे, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। मैं देश को कैसे स्क्रू करूँ उसको पावर में लाकर, या स्टेट को। और अगर उसको आना है पॉलिटिकल पार्टी में, वो बिल्कुल आए, बट देन लेट द चाइल्ड वर्क एट अ लेवल where he does not have a post for a long time and has done visible work. Why is he directly becoming the secretary or whatever the party?
एक लास्ट सवाल है मेरा कि जिन फॉर एग्जाम्पल उदयनिधि स्टैलिन वाइज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उसका क्या अचीवमेंट है? क्योंकि उसने कहा कि मैं जो हिंदू हूँ वो मलेरिया वाला कीटाणु हूँ, और वो इसलिए स्टेटमेंट के बाद वो deputy- किसको मिला और इनवाइट किया तमिलनाडु आने के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री को। अच्छा करो फैक्ट चेक, उदयनिधि स्टैलिन करो, उदयनिधि स्टैलिन मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, डेट देखो, ये इमेज है, इसका डेट दिखा दो, सब में डेट देख लो क्या है। अब आप देखो उदयनिधि स्टैलिन उदयनिधि calls Hindus सनातन, not Hindu, हाँ, Hindu उदयनिधि calls सनातन सनातन मलेरिया, हाँ ये मस्ट बी रेडी September 3rd 2023 23 और जनवरी में पीएम को जनवरी मिला, में तो लिया दिसंबर था। जनवरी पकड़ो। अच्छा, do you think that Prime Minister would tell him कि why do you like what's wrong with you dude? इसी क्योंकि आप उनके बीच में उठते बैठते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम तो नहीं मिलते, ऐसी बातें होती है पॉलिटिकली लोगों से कि अबे क्या पागल है, क्या ऐसी बातें कर रहे हो तू? आई वुड होप कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़कर पीएम उसके दिमाग में थोड़ी सी अक्ल डाली हो कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि यार वो बहुत बुरा स्टेटमेंट था ना ब्रो कि यार आप लोगों को आप सोचो, क्या आप जर्मनी में बोल सकते कि जूस डेंगू मलेरिया, यार आप किसी को ये गोरे गोरे वही बात तो होगी ना, आप कम हो लोगों गया को ना। ह्यूमिलिएट करो, आप लोगों को मच्छर मानते हो, तो मच्छर को तो पहला होता है कि आप मार दो, तो ये बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात है ना। कैसे आप ऐसे लोगों को बोलते हो आप एड्स हो, आप एक पूरे हिंदू तो बहुत देश में चलो 60 70 80% हिंदू, ये लोग ऐसी आप 80% हिंदू पकड़ लो, तो आप 10 लोगों को भी नहीं बोल सकते, एक आदमी को भी नहीं बोल सकते यार आप एड्स हो, कितना ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है, कैसे आप ऐसी बात करते हो? तो देखो सितंबर में बोल रहे हैं जनवरी में पीएम के घर में भी बैठे हुए हैं, नहीं, पीएम ने उन्हें बहुत डांटा और बोला अगली बार मत बोलना, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। आप देखते हैं। और फिर बीजेपी ने जाती एआईडीएमके के साथ अलायंस किया, गूगल करो अब ऑल में जाओ, एआईडीएमके स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिंदुइज्म should not be allowed to take place, Hindu celebrations not be allowed to take place, एआईडीएमके गवर्नमेंट करेक्ट, जो एआईडीएमके गवर्नमेंट कहती है हिंदू सेलिब्रेशन, उनके साथ बीजेपी ने तमिलनाडु में अलायंस किया है। नहीं, बीजेपी तो किसी के साथ भी अलायंस कर लेती तमिलनाडु गवर्नमेंट फर्म टू रिस्ट्रिक्ट गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस, एलआई बीजेपी सेज इट विल डिफाई ऑर्डर। है। मुझे एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि जब भी बीजेपी के ऊपर इस तरह के सवाल उठाओ तो बीजेपी वाले कहते हैं सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, वरना हम चले जाएंगे तो ये लोग आ जाएंगे, इनकी वजह से देश बर्बाद हो जाएगा, याद रखना बेटा, तुम ये बात है। 70 साल से नहीं हुआ, हाँ। अभी हो जाएगा। एक और सवाल है मीडिया के ऊपर, जिनके पास आप रेगुलरली जाते हैं। देश का जो रैंकिंग थी 2012 में, वो 84वीं थी, जो करप्शन रैंकिंग थी 84th थी, उस पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो गया, उस पे कई लोगों ने अपना पॉलिटिकल करियर बना लिया। वो फ्रॉड अन्ना हजारे और हाँ, उनके उसके ऊपर एक बाकी- पॉलिटिकल करियर बना लिया, मतलब डबल फ्रॉड हो गए लोग। हाँ। आज भारत की रैंकिंग 87th है। हाँ, अन्ना जी चुप बैठे हुए हैं, वाई फॉरगेट अबाउट अन्ना जी ना, जिन चैनल्स पे आप जाते हैं उन पे चर्चा नहीं होती भाई, नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही? अभी देश हित में हो रहा है करप्शन, ये गलत बात है, नेशनलिस्ट करप्शन करप्शन कैसे है, हो ये सकता है? नेशनलिज्म का करप्शन है। ये कैसे अरे हो सकता भाई वो सेक्युलरिज्म का था, ये नेशनलिज्म का है। मैं बता मैं रहा इतना सरप्राइज था रैंकिंग देख के, कुछ- 87th है ब्रो, लाइक हूँ नेशनलिज्म ब्रो, सरकार गिर गई पिछली ब्रो बार में। नेशनलिज्म, और वो सेक्युलरिज्म, वो करप्शन सेक्युलरिज्म के लिए था, एक ये नेशनलिज्म राजभक्त कर रहे हैं। देशभक्त कर रहे हैं। मीडिया चैनल ऐसे ही रहेंगे, सुधरेंगे नहीं। बट इसके लिए पॉडकास्ट वगैरह बहुत चलेगी कि इन पर दबाव नहीं आ रहा, ये करेगी, चेंज आएगा इंटरनेट के द्वारा, लोग जानते हैं ये बात। अब न्यूज़ चैनल्स पे भी हो गया ये कि इट्स नॉट व्यूअरशिप बाय टाइम, व्यूअरशिप जब आदमी को देखता है अपने मोबाइल में दिखता है, तो अगर ये चैनल्स और न्यूज़ मीडिया वाले नहीं सुधरे, उनका सारा बिजनेस चला जाएगा वेब के ऊपर, क्योंकि क्रेडिबिलिटी मेन स्ट्रीम मीडिया की जा रही है, इस साइड की हो उस साइड की। मैं सिर्फ इसकी नहीं कह रहा हूँ जो बीजेपी की साइड पे, उस साइड की जो अपोजिशन की साइड पे, वो सब क्रेडिबिलिटी जा रहे हैं। ऑपोजिशन साइड में है कौन? कोई नहीं, बट जो भी छोटे मोटे कौन है? मैं तो एक भी नहीं मिला ना मेरे को। छोटे मोटे जो भी One कुछ name, journalist, give कुछ me jour- one name. नहीं मैं व्यक्तिगत जर्नलिस्ट तो हैं, मैं यूट्यूब पे व्यक्ति- चले गए हैं बेचारे वो। नहीं कुछ हो गया हाँ। चैनल्स पे, बट वो क्रेडिबिलिटी जा रही है, और क्रेडिबिलिटी आ रही है सोशल मीडिया पे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए तो कॉल रॉन्ग, चाहे फिर वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, वो हिम्मत होनी चाहिए, और जो लोग में ये हिम्मत होगी वो आगे जाएंगे। जो लोग यूट्यूब पे भी चाटुकारिता करते, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, वो आगे नहीं जाएगी, उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे आप कुछ छुपा नहीं सकते, सब सामने आता है। सच कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? क्योंकि लोगों को सच बोलना कंट्रोवर्सी है। हाँ Why? लोगों को, क्योंकि लोग सोचते हैं यार हमें कुछ मिल जाएगा, भाजपा कुछ दे देगी, कांग्रेस कुछ दे देगी, सपा कुछ दे देगी, बसपा कुछ दे देगी, स्टैलिन कुछ दे देगा, तो लोगों को कुछ चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए ब्रो, मैं खुश हूँ। मैं सच बोलूँगा, मुझे जो लगता है मैं वो बोलूँगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन कारण की फिक्सिंग है। वो बेचारे कहते हैं, वो भाई साहब कहते हैं, नेपो किड कहते हैं कि सनातन को ख़राब करना चाहिए, और जाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर इन्वाइटेशन देते हैं, ये तमिलनाडु में पीएम को मिलते हैं, हंसते बात भी करते हैं। अब इसका सारा जस्टिफिकेशन आएगा, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो फॉर्मल इन्विटेशन था, भैया पीएम अगर किसी को नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, बोल सकते थे डैडी को भेज देना, डैडी सीएम है, डैडी दे देगी इन्विटेशन। तो ये हर चीज़ का आपको जस्टिफिकेशन है।
और पूरी टीम है जस्टिफाई करने के लिए सब जगह पे टीम है। literally there are people who will come out and justify because they'll get something out of it. That's how it is. I'm surprised, why do you do this? I'm still surprised. क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ यार मेरा ये कुछ तो गेम है, क्योंकि हाँ, आपको game है। प्रोटोकॉल बहुत तगड़े मिले हुए हैं। गेम है। क्या गेम है वो बताइए। Game आपको ये- प्रोटोकॉल इतने सही मिले हुए हैं और Pre- यू क्रिटिसाइज एवरीबॉडी, हाँ। उसके बाद भी मिले हुए हैं, कैसे? क्योंकि मुझे सब लोग मारना चाहते हैं। एक हुआ, ये सच है, मैंने एक पॉडकास्ट किया, मैं पॉडकास्ट का ना करण बादल का, गुरुग्राम में, ठीक है। उस पॉडकास्ट के बाद उसके बेचारे के फार्म हाउस पे जहाँ पे पॉडकास्ट हुआ गुरुग्राम में, एक पहुँच गया और वो कह रहा है कि तहसीन ने ऐसी ऐसी बातें की है, मतलब ही वॉज फ्रॉम द माइनॉरिटी, तो हम उसको सरतन से जुदा करते कि ठप। वो बेचारा पॉडकास्टर डर गया, उसकी फट गई। ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, फिर उसने गुरुग्राम पुलिस में कंप्लेन की वगैरह 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 जो भी हुआ। तो मुझे ये लोग भी मारना चाहते, वो लोग भी मारना चाहते। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे टारगेट करते सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि देश को आगे लाओ। सोल्यूशन है आपको इसलिए लड़ा रहे क्योंकि इनको बस इनके बच्चे चाहिए। आपको आगे आना है और देश को चेंज करना है। हमें कुछ लोग पैसे वाले हो वो ठीक है, सबको पैसे वाला बनना है। हमें किसी SHO से डरना नहीं, दबना नहीं। मैं एक नया देश चल, हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हो सकता है कि मेरा ये सिर्फ ख्वाब रहे, बट दैट्स ओके। एटलीस्ट व्हेन आई एम 70, 80, 90 आई विल नॉट रिग्रेट इट। मैंने कोशिश की और मुझे एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मीडिया है, ये है वो है, सोशल मीडिया है, प्रेजेंस है, तो मैं बोलता हूँ। अगर मेरी कोई भी बात में आपको लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोकते हैं उसी वक्त। मैंने जो बात की, आप एक लॉजिकल इंसान हो जो मेहनत से ऊपर है, यू थॉट आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं वही बात करता हूँ। मैं जो हूँ वो हूँ, अनफिल्टर्ड हूँ। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता, किसी को क्या फ़र्क पड़े। पर आपको नहीं लगता कि जिस तरह की जनता होती है वैसे उसके लीडर होते हैं? इट डजंट मैटर। तो ये मुर्गे अंडे वाली बात है, पहले कौन आया, है ना? हाँ ठीक तो है, वो जनता जैसी वैसे लीडर, जैसे लीडर वैसे जनता। बट जनता को इसलिए रखा गया है ना उस सिचुएशन के अंदर, ताकि वो इस चीज़ में ही बटे रहे। मैं हमेशा एक लोगों से कहता हूँ, अगर आप भगवान में मानते हो और आप मानते हो कि सारी सृष्टि का निर्माण विष्णु जी ने किया, शिव जी ने किया या ब्रह्मा ने किया, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को भी उन्होंने बनाया, क्रिश्चियंस को भी उन्होंने बनाया। ठीक, मैं मुसलमानों को कहता, अगर आप मानते कि पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं को भी उन्होंने बनाया, जूस को भी उन्होंने बनाया, क्रिश्चियंस को भी उन्होंने बनाया। तो क्या है, अल्लाह को आपसे थोड़ा ज़्यादा पता है, थोड़ा सा ज़्यादा। आप जैसे विद्वान नहीं होगे तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पता है ना। शिव जी को आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है, सही बात है। कुछ सोचते बनाया होगा। क्या है, आप कहाँ इंटरफियर कर रहे हो? शिव जी ने कहा क्या इंटरफियर करो, मेरे लिए लड़ो सड़क पर? अल्लाह ने कहा क्या भाई मेरे लिए लड़ो? तो क्या लड़ रहे हो? क्या अगर अल्लाह ने आपको कहीं आकर कहीं कहा अल्लाह ने कि भाई प्लीज़ सलीम भाई मेरे लिए लड़ो, आई नीड योर हेल्प, तो फिर ठीक है। नहीं कहा ना तो क्या कर रहे हो? ठीक उसी तरह का शिव जी ने कहा कि सुशील भाई प्लीज़, नहीं कहा ना। आई थिंक शिव जी कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, आई थिंक अल्लाह कैन टेक केयर। आप मत लड़ो। इफ ही इज व्हाट यू क्लेम, पहले जितने भी मौलाना नहीं, क्लेम करते हैं, जितने भी पंडित जी क्लेम करते हैं कि ओ माय गॉड ही इज दिस इज दैट, तो आपकी क्या जरूरत है उसको? ही नोस हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ये ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं सड़क पे आप हाँ हाँ, चक्का जाम करो, लोगों को परेशान करो। जिन लोगों ने मराठी भाषा बनाई उन्होंने कहा क्या राज ठाकरे को आके गरीबों को पीटो मेरे लिए? जैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुआ मराठी, बिल्कुल। जिन लोगों ने इवॉल्व किया, जिन लोगों ने महाराष्ट्र का निर्माण किया, क्योंकि महाराष्ट्र पहले एक यूनाइटेड जी, स्टेट था, जी, जो जी, भी, उन लोगों ने कहा क्या राज ठाकरे को, प्लीज आप महाराष्ट्र के कल्चर को आप डिफेंड करो, राज ठाकरे की ज़रूरत है। तो क्या कर रहे हो भाई? और आपकी बेटे को कितना सिखाया आपने? तो दीज आर थिंग्स कि हमें बोलना होगा। तो अगर आप इनसे डरोगे तो फिर कैसे बोलोगे? तो मैं बोल देता हूँ पर वही है ना कि आपके पास प्रोटोकॉल है ना, नहीं हमारे भाई, पास नहीं है ना, हमारी पिटाई हो जाएगी ना नहीं नहीं, सड़क मेरे पे। पास कोई प्रोटोकॉल, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल खुला घूमता हूँ और मुझे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई हो तो वो इनको जो करना है करे। देखो यार, एक दिन तो जाना है ना, इनसे थोड़ी डरूंगा, इनसे थोड़ी झुकूंगा। इनका अचीवमेंट क्या है मैं जेन्युइन नहीं पूछा। इनका अचीवमेंट ये है कि एक अच्छे फैमिली में जन्म लिया, राज ठाकरे ने या उद्धव जी ने, तो ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी है। उनके बाद उनका अचीवमेंट क्या है? जब आदरणीय उद्धव जी की तबीयत ठीक नहीं होती, वो डॉक्टर को पूछते क्या मराठी में बात करो, या जिस अस्पताल में जाते या गए ट्रीटमेंट के लिए वो मराठी मानुस का हॉस्पिटल था। तो फिर जो जो जिस चीज़ पे आप पावर में आना चाहते हो, आप उस प्रिंसिपल पे खड़े नहीं हो सकते, तो फिर क्या है? आई थिंक इट्स ऑल नॉनसेंस। ठीक है, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू Thank you, तहसीन bro. भाई, एंड इट वाज जेन्युइनली अ प्लेजर। थैंक यू भाई, यू आर वेरी लॉजिकल, यू आर नॉट लेफ्ट नॉट राइट, बट यू आर वेरी लॉजिकल। थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।